22% पे वो पड़ेगी मेरे को 25-26% के ऊपर। उसकी डाउन पेमेंट जो है वो कम से कम मुझे 40% जमा करानी, तो मैं इसको फाइनेंस करेगा। ये सिर्फ कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए गाड़ी निकाली गई है, और वो लोग जो अभी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा अकबर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 मेरा और आपका साथ होगा आज सुबह। और जहां जहां लोग हमें देख रहे हैं, कराची में, पाकिस्तान से बाहर, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा और आप अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका ख्याल रखें, माहौल का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं ना कि हमारा शहर, उसको कैसे साफ रख सकते हैं, हमारा जो घर है हम उसका तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे बीइंग अ शहरी, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तब तक हमारा मुल्क जो है ना, आप खाली हुकूमतों पे जिम्मेदारी डालकर नहीं छोड़ सकते। तो हमारा अपना जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है बीइंग अ सिटीज़न, वो ज़रूर करना चाहिए, वो डालना चाहिए। और इस तरह अगर हर शख्स इस बात का ख्याल रखना शुरू हो जाएगा तो आप यकीन करें कि शहर, मुआशरा और हमारा जो मुल्क है उसमें बेहतरी आती रहेगी और उसमें सुधार पैदा होगा। तो सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बनाई जाएगी अब, और उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। कौन बनाएगा, कितने की होगी और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, अयाज राना हमारे साथ होंगे, वो बताएंगे हमें। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आम इंतखाबात से कबल जो है वो पुलिस व्हीकल्स और तकनीकी आलात की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इलेक्शंस होंगे और उसके लिए पुलिस फोर्स दरकार होती है, इक्विपमेंट दरकार होता है, तो उस हवाले से जो है ना वो इजलास हुआ। उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कशन उनमें हुआ है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है और हमारे जो लोग हैं आजकल मौशी जो सूरत हाल है उसको भी अगर नज़र डालें तो उसमें जो लोग हैं उनके लिए हर वक्त नया कपड़ा या जो है ना सर्दी के कपड़े अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में हम हमेशा से ही देखते हैं कि लोग लंडा बाज़ारों का रुख करते हैं, और यहाँ पे तो बहुत टेम्प्रेरी छोटा सा सीज़न आता है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, कराची वाले तो तरस ही जाते हैं सर्दियों के कपड़े पहनने के लिए, लेकिन फिर भी जब ज़रूरत पड़ती है, जो लोग बाइक्स पे सफ़र करते हैं, जो लोग आना जाना करते हैं शाम में, रात में, अलग सुबह, तो उनको तो ठंड मिलती है उस वक्त। तो जो लोग लंडे के कपड़े इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी मुश्किल ये है कि उसमें भी 200% तक इजाफा भी देखने में नज़र आ रहा है। आप एक लंडे की जैकेट या ख़रीदने जाएँ तो मेरे ख्याल से वो भी अब लोगों की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जो है वो तमाम जमातों की ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों पर भी फॉर्म वसूली का सिलसिला जारी है, और कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 22 तारीख तक जो है वो टाइम दिया गया है। तो उसमें ख़वातीन भी और जो अक़लियती जमातें हैं वो भी अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करा सकते हैं। तमाम लोग, हमने कल भी देखा था कि ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो सिंध भर में कागजात नामजदगी का इजरा और उसकी वसूली जारी है, 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। लिस्टें जो है वो 23 तारीख को लगा दी जाएंगी। और ख़बरें हैं, आगाज़ करते हैं। तो जनाब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। कागजात नामजदगी के लिए जो कागजात हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनकी वसूली का सिलसिला जारी है। हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेरे साथ तो बल्कि मेज़बान ही है, मेहमान का एक हैं, रोज़ आ जाते हैं। अयाज राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। और जावेद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। दोनों हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानते? नहीं, आप बताएं, आप कैसी हैं? आप खबरें आज तो कुछ मुझे मिल थोड़ा जाती आप हैं जरा बहुत ज़्यादा। एनर्जी लग रही है, लगा तबीयत ठीक हो गई। जाग कर आई है तो जनाब बात यह है कि कागजात नामजदगी, मैं सोच रही हूँ ना ख़वातीन की नशिस्त पे इलेक्शन लड़ लूँ। क्या बात है, क्या कहते हैं जावेद भाई? हाँ, इतनी सारी एंकर जो कुछ पॉलिटिक्स में भी आती हैं, करीब होती हैं, तो अच्छा आप भी अपनी किस्मत पहले प्रेस क्लब के इलेक्शन लड़वा रहे हैं। हाँ। प्रेस क्लब में भी हो रहे हैं, तो वो वाले लड़ लें पहले। प्रेस क्लब आज तक मेरी मेंबरशिप ना करा के दी इलेक्शन आप लोग लड़वाएंगे। बहरहाल क्योंकि अब ख़वातीन के लिए भी आ गया कि ख़वातीन और जो अक़लियती नशिस्तें हैं उन पर फॉर्म वसूली का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है सहर कामरान, रुबीना कायम खान, इरशाद बेगम ने तो कागजात नामजदगी हासिल कर ली। उसके अलावा ये कहा गया है कि क्योंकि 29 नशिस्तें हैं, अक़लियतों की 9 नशिस्तें हैं, तो उस पर भी कागजात जमा कराए जा सकते हैं, और कहा गया कि जमा कराएं भाई। अच्छा, बड़ी अच्छा आए भाई, सारी ख़वातीन अक़लियतें अपनी नुमाइंदगी करें। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। और बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि मैं ये देख रहा था कि जितने भी इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग अफसर्स के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं या लोग आए, बड़ी तादाद में, यानी 100 एक दिन के अंदर 150 से ज़ायद जो है ना फॉर्म इस वक्त लोग ले चुके हैं हर नशिस्त के ऊपर। तो ये एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि लोगों के अंदर एक एनर्जी है, लोग एतमाद कर रहे हैं, काफ़ी अब
होता ये भी है कि सियासी जमातों की तरफ से भी लोग एक नशिस्त के ऊपर कम से कम अपने 3 नुमाइंदे जो हैं उनको भेजते हैं। उसके बाद क्योंकि ये सिलसिला भी 2 दिन चलेगा और उसके बाद हतमी फैसला होता है कि किसको टिकट जारी होगा। वो भी एक बड़ा मरहला होता है जिसके अंदर सब आपस में किसकी पार्टीज़ के अंदर अपनी लॉबिंग शुरू हो जाती है कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। हालांकि वो पार्टीज़ अपना फैसला कर चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक नशिस्त पे बैकअप के लिए अपने 3 लोगों को जो है वो नॉमिनेट करती हैं, वो फॉर्म जमा कराते हैं। तो अब कल जो बड़ी शख्सियात अपने देखेंगे, मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो अपना कागज़ात नामज़दगी जमा करा दिया। बिलावल ने जो है वो इस दफ़ा कराची से तो नहीं लिया अभी, लेकिन अपनी जो उनकी आबाई जगह है वहाँ से उनका जमा होगा। अब सबसे शहबाज शरीफ साहब ने कराची से जो है मरियम नवाज़ ने बड़ा एतमाद किया है कराची वालों के ऊपर। तो अब देखते हैं कि वो किस तरीके से वापस ले लेते हैं, उनकी जगह कोई और आ जाता है, या तो अभी ये काफ़ी टाइम। असल मसला है कि अब कराची वाले उन पे कितना एतमाद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को अगर देखा जाए तो बल्दिया टाउन से जब उन्होंने इलेक्शन लगा तो सिर्फ 600 वोट्स का डिफरेंस था फैसल वाडा साहब के साथ, वो जीत गए। अब फैसल वाडा या पीटीआई की पोजीशन जो है वो इतनी मुस्तहकम नज़र तो बाहर नहीं आ रही है कराची में। पिछले इलेक्शन में आप सबने देखा होगा जहाँ जहाँ कुछ चंद सौ वोट का फर्क था, लेकिन वहाँ गिनती दोबारा हुई नहीं। तो इस वजह से भी वो जो उम्मीदवार थे जो हारे, थोड़े वोटर्स, उनको शिकायत बिल्कुल बरकरार है उनकी कि हमारी सही से जांच पड़ताल नहीं हुई, दोबारा वोटों की गिनती दोबारा नहीं हुई होती, रिकाउंटिंग होती वो नहीं हुई। तो इस मतलब शहबाज शरीफ वहीं बल्दिया से खड़े हो रहे हैं और एमकेएम और नून लीग का इत्तेहाद है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल वहीं से खड़े हो रहे हैं और एमकेएम भी तैयार नहीं कि वहाँ से अपने बंदा दस्तबरदार करे, और नून लीग भी चाहती है कि वो खड़े होकर, उनको उम्मीद है कि जीतेंगे। लेकिन चूँकि इस बार पीएसपी एमकेएम दोनों इकट्ठे हैं, तो बल्दिया टाउन में पहले भी कई बार एमकेएम जीतती रही है। उससे पहले कभी 88 में यहाँ पे मसरूर हसन जीते थे, उसके बाद कभी एमकेएम पीपल्स पार्टी करा, फिर एक बार वहाँ मोहम्मद शफी भी जीते हैं नून लीग के। तो इस तरह से तीनों पार्टी। अच्छा, ये जो आप बात करें जावेद भाई, वो दरी आ रही थी कि खबर भी है कि जो सीट एडजस्टमेंट हो रही थी उस पर ये कहा जा रहा था कि शायद इस सीट पर एडजस्टमेंट हो जाएगी, और इस हवाले से बड़ा अपसेट नजर आ रहा है फिलहाल। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन बड़ा स्मार्टली प्ले किया। अगर एमकेएम को देखा जाए तो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को यहाँ पर नॉमिनेट किया। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की पर्टिकुलरली कराची रिलेटेड पोजीशन की बात की जाए तो खासी जो है ना वो लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि बड़ा उन्होंने जब वो आए थे एज अ मेयर तो बड़ा काम किया था, तो लोग चाहते हैं कि शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है ना वो खड़े हुए थे जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे ना फैसल वाडा के इस्तीफे के बाद, तो अब्दुल कादिर मंदोखेल जीते थे पीपल्स पार्टी के। तो इसमें हैरत अंगेज तौर पे एमकेएम वहाँ 6ठे नंबर पर रह गई थी, पीएसपी 3रे नंबर पर आई थी, तो करीब क्लोज था। तो इसलिए उनको काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि उस वक्त 2 वोट इनके डिवाइड हुए थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बताऊं, इस बार इलेक्शन में पहला मौका है एमकेएम जो है उसने अपने उम्मीदवारों को कह दिया कि वो अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। तो ये जब से एमकेएम 1978 11 जून को बनी, फिर एपीएमएस बनी, फिर 1984 18 मार्च को एमकेएम बनी, और 87 में पहला इलेक्शन लड़ा बल्दियाती, फिर 88 में पहली बार कौमी सूबाई असम्बली में एमकेएम गई। तो ये पहला मौका है कि एमकेएम कभी अपने उम्मीदवारों को कह रही कि आप अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करें। हालांकि एक वक्त ये था मुशर्रफ के दौर में 2007 में 5 में कि एमकेएम पाकिस्तान की जो कागज़ों में सबसे अमीर पार्टी थी, उसके पास उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए थे, उस वक्त किसी पार्टी के पास नहीं थे। तो एक वक्त ये था, और एक वक्त ये है कि एमकेएम के पास पैसे नहीं है, वो खुद अपने उम्मीदवारों के लिए खुद ही, क्योंकि एमकेएम हमेशा उसके अपने उम्मीदवारों के खर्चे खुद बर्दाश्त करती थी। एमकेएम में क्योंकि मुतवसत तबके के लोग ज़्यादा होते थे उम्मीदवार, एमकेएम खुद खड़ा करती थी इंटरव्यू करके, कोई अपनी ख्वाहिश से खड़ा नहीं हो सकता एमकेएम में, ये शुरू से रहा। तो ये पहला मौका है, क्योंकि चीज़ें आपको पता है, माली बहरान एमकेएम का पिछले 10 सालों से है, खाले नहीं मिल रही, ज़कात फितरा खैरात और चंदे नहीं हो रहे, और मुख्तलिफ और भी आमदनी के ज़राए थे, सब बंद हो गए। तो अब ज़राए बिल्कुल लिमिटेड हैं, चंदा अगर कर नहीं सकते खुलेआम, तो छुप छुप के करते हैं जो भी कर रहे हैं। तो इसलिए माली बुरान अब बिल्कुल सामने है। हाँ, बड़ा चेंज हो गया सिचुएशन में, कहते हैं ना हर उरूज को ज़वाल है, हर ज़वाल को इसमें एक बड़ी मज़े की बात ये है, आपको पता है कि एक ही सीट पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कितना अखराजात एक एमएनए कर सकता है, पता है आपको ये बात? शायद 10 लाख था, कुछ 8 से 10 लाख रुपए के तकरीबन, और पीएस में 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है। तो अब आप मुझे ये बताएं आज के इस दौर में क्या इतना खर्चा होता है? लेकिन आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है ना, जो पब्लिसिटी कर रही है अच्छा इसमें जमात इस्लामी कर रही है। और मुझे एक साहब ने ये बताई, उनका बहुत बड़े हैं सोशल वर्कर हैं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा मजीद, उन्होंने कहा एक दिन में $5000 गूगल को पेमेंट कर रहे होते हैं जमात इस्लामी वाले अपनी पब्लिसिटी के लिए। बल्दियाती इलेक्शन में इस तरह से खर्च किया, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अल-खिदमत को जो मिलने वाले, जैसे पहले एम के खिदमत खल्क को मिलते वाली इमदाद इधर आती थी सियासत में, अब इनको अल-खिदमत को मिलने वाली इमदाद इधर आती है।
तो कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं। और लेकिन इस पर एक पीपल्स और पार्टी का चीज़- बहुत खासा एतराज़ रहा है कि जमात इस्लामी जो है अपने सारे जो सोशल फंडिंग उनको होती है वो उसके या वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए होती है, वो इधर इसको पॉलिटिक्स में अब एक इस्तेमाल और इशू करते हैं। ये भी है ना, जमात इस्लामी का आपने जिक्र किया, लेकिन जमात इस्लामी इतनी जो है एग्रेसिव कैंपेन्स कर रही है। और दूसरा, एक मैं उसको ज़रूर कहूँगी कि जिन इशूज़ के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि दीगर जमातें आवाज़ नहीं उठा रही होती, उस पर जमात इस्लामी आवाज़, जैसे बिजली के खिलाफ, जायद बिलों के खिलाफ, सड़कों के खिलाफ, नौजवानों को नौकरी। इतने अरसे में हमने देखा कि किसी पार्टी ने, चाहे वो अपोजिशन में ही हो, चले उनका तो काम है ना अपोज करना, मसाइल की निशानदेही करना। जमात इस्लामी के अलावा शहर कराची में किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। ये तो सहरा उनको देना पड़ेगा, बट स्टिल वोट नहीं ले पाते। अभी 2 दिन पहले मुस्तफा वहाब ने बयान दिया, बोला सारे काम हमने कराए और बैनर जमात इस्लामी लगा रही कराची में पिछले 1-1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने काय के में, बैनर कि लगाए? बहुत जगह काम हमने कराए, सड़कें हमने बनाई, सिंध गवर्नमेंट के पैसे अच्छा। में बैनर वहाँ शुक्रिया के जमात इस्लामी लगा जमात रही है कि इस्लामी के शुक्रिया अंदर जमात ये इस्लामी, बहुत शुक्रिया। पुराना इनका तरीकाकार है। इनके जो काम नाज़िम कोई होते हैं ना करता है, इलाके के क्रेडिट ये ले रहे हैं। जो चेयरमैन ये है, पीपल्स पार्टी वो को बड़ा लगा उनका देते एतराज़ रहा है पिछले 15 सालों से, वो गवर्नमेंट में अगर उन्होंने काम किया या नहीं किया, सारा क्रेडिट उनको जाता है। नहीं, मैंने बहुत सारे शुक्रिया अच्छे जब काम हुए। लगाए होंगे, आप लोग कह रहे हैं तो बजा, लेकिन मेरा पॉइंट डिफरेंट है थोड़ा सा, कि मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आप ऑपोजिशन कर रहे हैं तो आप अवामी इशूज़ को ज़रा एड्रेस करें, और जो हुक्मरान जमात है उनको खड़काएं कि आपने ये मसाइल हल कराने। हमारे यहाँ तो एक दफ़ा हुकूमत में आने के बाद सब भूल जाते हैं, वो बयानात की सिलसिला, या अब तो पर्सनल स्टेटमेंट्स इतने आने लग गए हैं कि वो मामला ज़्यादा हो जाते हैं। जमात तो इस्लामी के अयाज साथ आप, पता है हाँ, क्या मसला है? एक थोड़ी सी बात ऐड कर दूं उसमें, यही कि उनकी जो उनका वोट बैंक जो है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड वो है उनका। एक लोग वहाँ जीत लेफ्ट नहीं एंड पा रहे राइट ना, नहीं होते। लेकिन हाँ। हाँ, उसकी वजह ये है कि जो एक घर के अंदर अगर माँ बाप और 2 बच्चे हैं, तो माँ बाप जो हैं वो जमात इस्लामी के साथ हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो जो है पीटीआई के साथ मुंसलिक हो गए। वो इस वक्त ये जो डैमेज हुआ है ना यहाँ पर, जो नया खून आया जमात इस्लामी में, वो जो है वो थोड़ी दूसरी पार्टी की तरफ टिल्ट हो गया, जिसकी वजह से अब जमात इस्लामी के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रहा है कि उसकी जो नई जनरेशन जो उनके घरों में आ रही, क्योंकि उनके घर में यही होता रहा है कि जो वालिदैन जिस जमात से जुड़े हैं, तो वो पूरा ख़ानदान जमात के साथ जुड़ा है, वो इंटैक्ट रहता है, इनका वोट बैंक कहीं नहीं जाता, और जो इनकी सीटें मखसूस हैं वो वहाँ पर रहें और जीतते रहेंगे। अच्छा, जोर बड़ा लगाते हैं वैसे ना, बहुत जोर कैंपेन में बड़ा जोर अच्छा, लगाते हैं, इसके वैसे अंदर बड़ा जोर दूसरा लगाते हैं। बड़ा इलेक्शंस के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आएगी ना, जो बड़े कैंपेनिंग होगी, जो बड़े बिलबोर्ड्स होंगे, वो पार्टियां लगा देंगी, और जो कैंडिडेट्स के ऊपर जो खर्चा डालेंगे वो डालेंगे, जैसे पोलिंग कार्ड्स होते हैं, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पोलिंग बूथ लगने होते हैं, जो पोलिंग बाहर। तो ये अब आपको पहले ये खासा रहा है एमक्यूएम और जमात इस्लामी का कि उनके पास जो है अपने पोलिंग एजेंट्स जो हैं इनके पास पूरे होते हैं। अब एमक्यूएम के पास सबसे बड़ा मसला होगा कि वो अपने पोलिंग एजेंट्स पूरे कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। इलेक्शन वाले दिन के लिए सबसे बड़ा जो पार्टीज़ का सबसे बड़ा मसला होता है वो पोलिंग एजेंट का होता है। जहाँ उनका पोलिंग एजेंट नहीं होता वहाँ पे उनके साथ हाथ हो जाता है। और पोलिंग एजेंट भी ऐसा हो जो इस चीज़ को, क्योंकि इलेक्शन जो है एक पूरी साइंस है, ये एक नंबर गेम है पूरा, और ये ऐसा नहीं है कि बस ये जो एक हवा चली होगी, इसको एक बड़ा टेक्निकल के साथ खेला जाता है, और एमक्यूएम और जमात इस्लामी दोनों इसके अंदर बहुत प्रोफेशनल लेकिन अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है कराची का वो इस दफ़ा चेंज होता नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि पिछली दफ़ा एमक्यूएम क्योंकि जीतती रही थी बड़ी, और उसमें पीपल्स पार्टी का भी जो है ना वो ये दोनों ही जीतते आ रहे हैं ज़्यादातर सीट्स, सिंध की अगर बात की जाए और कराची में। तो अब क्या नज़र आ रहा है? पिछली बार पीटीआई जो है वो बाजी मार गई थी बहुत सारी जगहों से, हमने देखा था। अभी क्योंकि पीटीआई सप्रेस्ड है, एमक्यूएम को फिर से मर्जर हो गया है, पीएसपी वाले भी उसमें आ गए, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो ये चेंजेस आप समझते हैं कि एमक्यूएम इसका एज ले लेगी या पीपल्स पार्टी को एज जाएगा, या नून लीग मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ना इस दफ़ा शायद कुछ जगह बना ले। इस दफ़ा का जो इलेक्शन होगा, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े तजिया निगार एक ही बात कर रहे हैं, ये वो इलेक्शन होगा कि ये पहली बार इलेक्टेड कौमी गवर्नमेंट बनने जा रही है। ऐसा तो हर दफ़ा कहा जाता है। नहीं, ये कभी भी नहीं सुना गया कि इलेक्टेड कौमी हुकूमत बनने जाने का मतलब ये है कि किसी को भी जो है मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, और जो ये समझ रहे हैं कि पूरा कराची एमक्यूएम के हाथ में होगा, या इंटीरियर सिंध पूरा पीपल्स पार्टी के पास होगा, पूरा पंजाब जो है वो नून लीग के पास होगा, केपी के किसी मौलाना साहब के पास या पीटीआई के पास होगा, ऐसा अब नहीं हो सकता है, या एएनपी के पास। अब बिल्कुल डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। व्हाट इज योर से जावेद भाई? देखिए, इसमें जो पिछली बार 14 सीटें ली थी पीटीआई ने कराची से, तो इस बार उनको वो नहीं मिलने जा रही। ये तो तय हो गया। जो काफ़ी लोगों की जो माहिरीन की राय यही है, क्योंकि पीटीआई खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और उस पर दबाव भी है, गैर लानिया जो भी सबको नज़र आ रहा है। कैंडिडेट्स भी वो वाले नहीं है अब जो पहले इनके, तो अगर पोलिंग एजेंट भी पूरे जाएँ तो मुश्किल बात है, क्योंकि प्रेशर बहुत इन पे, जो चीज़ें इल्ज़ामात लगे हैं, और
पब्लिक का सपोर्ट उस तरह नहीं है। जो एक हवा चली थी, हवा जब चलती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें साथ आ जाती हैं, लेकिन अब हवा भी नहीं चल रही है इनके लिए, तो इनको मुश्किल देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका पहली बार है मुश्किल दौर। इन्होंने इससे पहले कभी इतना मुश्किल देखा नहीं है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इससे दूसरी पार्टियों ने इस तरह मुश्किल वक्त गुजार चुकी हैं। तो इनका पहला है कि फेस गुजार जाएं तो आगे शायद अगले इलेक्शन में कुछ, लेकिन इस इलेक्शन में तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कहीं। अब इलेक्शन की जो तैयारियां उस हवाले से भी कल इजलास हुआ है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में, और ये कहा गया है कि जो पुलिस के जो तकनीकी आलात वगैरह व्हीकल्स हैं उन सब का जायज़ा लिया जाएगा, ट्रेनिंग्स वगैरह जो हैं उसके हवाले से भी जो है ना वो मुशावरत हुई है। तो ये अब तैयारियां तो नज़र आ रही हैं, लेकिन एक हमेशा मसला ये भी नज़र आता है कि पुलिस फोर्स हमेशा शिकवा करती है कि हमारे पास नफरी की कमी है, क्योंकि कराची है, इतने लोग हैं, अब इतने पोलिंग स्टेशंस बनेंगे, और ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ही स्मूथ इलेक्शंस हमारे नज़र आते हैं। हर दफ़ा हम देखते हैं कि कोई ना कोई क्यास ज़रूर होता है, तो उसके लिए पुलिस तो चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत जगह कुछ हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं, हसास इलाके होते हैं, जहाँ कुछ जगह तो वन साइड वोटिंग हो रही होती है, वन साइड चीज़, लेकिन कुछ जगहों पर 2-3 पार्टियां होती हैं, तो आखिर जगह तल्ख कलामी होती है, बहस होते हैं, झगड़े होते हैं, फिर वो झगड़े बढ़ते बढ़ते हाथापाई और उससे आगे भी जाती है, इससे नुकसान होता है, माली नुकसान, जानी नुकसान। तो उसके लिए यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी प्लानिंग तो कर रही हैं, हमेशा करती हैं, कोशिश यही होती है कि किस तरह कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तो इस बार भी पुलिस कर रही होगी, और काफ़ी जगह तो पुलिस इससे निमटती रही है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस भले रेंजर्स हो या दूसरे इदारे हों, तो वो कोशिश यही होती है इनकी। लेकिन नफरी की कमी हमेशा महसूस होती है, क्योंकि आप कराची कुछ आप कहीं ना कहीं 3-3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है। इस बार एक कौमी असम्बली की नशिस्त और बड़ी भी है, पहले 21 थी, अब 22 हो गई है। आबादी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लगता है काउंटिंग कुछ कमी हो रही है इसकी जितनी तेज़ी से, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि पूरे मुल्क से लोग कराची आ रहे हैं और आबादी अंदर सिंध की आप बताएं कि वहाँ की ज़्यादा है। तो कराची की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी भी MKM को, जमात इस्लामी को, और ना सिर्फ आबादी बढ़ी है बल्कि एक्सपेंशन आप देखें ना कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रेजिडेंस के बाद कितना बढ़ गया। अब हाईवे तक जो है वो सारी सोसाइटीज बन रही है, वर्टिकल भी बढ़ रहा है, और हैदरी से चले जाएं 63 टाउन खुदा की बस्ती तक, और फिर मारीपुर हॉक्सबे से चले आए आप, उधर भी बढ़ रहा है, और इधर बहरिया और उसके आगे तक भी जो सोसाइटीज है, डिफेंस से लग गया, तो फिर उसके बाद की बात करें कहां चला गया, है ना। और दूसरा ये कि देखिए लाहौर की अगर डायनेमिक्स की बात की तो जो अयाज ने बात की ना, वो हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है। लाहौर में आबादी जो बड़ी सोसाइटीज बनी है, मैं लाहौर रही हूँ, तो वो डायमंड तक और उसके आगे तक सोसाइटीज गई बाहर। वो जो उसको पहले तो कहते थे लाहौर के बाहर का, लेकिन अब तो वो खैर इंक्लूडेड ही है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है। यहाँ तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है, और वही वाली बात कि तामीरात को कोई देखने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, रिसोर्स का मसला, आबादी का मसला। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जनाब अब बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं, अच्छा मैं कल खबर आई स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी नज़र आ रही है। आज आप मौजूद हैं, तो कल तो हमने खबर दे दी थी, लेकिन आपके सिनेरियो में क्या वजह है इसकी? देखें, ये एक बड़ी टेक्निकल वजह थी कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है एक जो ब्रोकर्स हैं उनको एक एडवांटेज दिया गया है कि वो आज शेयर खरीद लें और उसकी जो 1 महीने तक वो अपने पास रख सकते हैं, और पेमेंट जो है वो मंथ एंड में कर दें, यानी 1 महीने का उधार पे वो शेयर्स उठाते हैं। जब वो तेज़ी आई तो लोगों ने बड़ी तादाद में उधार पे शेयर्स उठाए, जिसको ये लोग बदला के शेयर्स बोलते हैं, एक टेक्निकल वर्ड जो वहाँ बोला जाता है। तो वो जब अब क्योंकि एयर एंडर है, साथ में अख्ताम की तरफ जा रहे थे, तो जब लोगों को पेमेंट करने का टाइम आया तो लोगों ने तो एक कहा हमारे पास ऑप्शन है, वो बड़ी तेज़ी से उठाए भी उन्होंने, और बड़ी तेज़ी से अब जब बेचे तो उसका इफेक्ट मार्केट पे आना था। इलेक्शंस की वजह से नहीं है, मतलब कुछ लोग थोड़े से वो ऐसी बात नहीं होती कि वो डर, क्योंकि इलेक्शंस देखें हो गए, उसका अनाउंसमेंट है चीफ जस्टिस के हैं कि पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने, ये बात तय हो चुकी है, उसकी चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं। एक चीज़ थी सिर्फ जो उनको डैमेज कर रही थी कि वो जो शरह सूद में कमी का बड़ा जो ना वो लगा के बैठे हुए थे कि यकीनन कुछ फीसद, कुछ बेसिस पॉइंट्स के अंदर कमी 50 या 1% में कमी होगी, लेकिन वो नाउम्मीद हुए। उसके बाद से हमने थोड़ा प्रेशर देखा कि मार्केट के ऊपर आया, और मार्केट ने ये नहीं है कि 67,000 के पहली दफ़ा जो है वो 90 जो है हाईएस्ट बनाने के बाद से मार्केट जो है वो नीचे गिरावट की तरफ इस वक्त आ रही है। अब मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करना है, कहीं पे बैलेंस होनी है, तो जो नफसियाती हद है वो बताई जा रही है कि 60,000 के बीच में आके मार्केट सेटल हो जाएगी, और आने वाला जो
साल चेंज होगा, जब नए रिजल्ट्स कंपनियों के आएंगे, क्योंकि नए साल तो जाते हैं 3-3 महीने के बाद, तो वो एक अच्छा बूस्ट देगी, क्या अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि शरह सूद 22% पर है, तो उसके ऊपर फिक्स डिपॉजिट की अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर्स हैं, दूसरे तमाम सेक्टर्स के ऊपर जो है, ऑयल एंड गैस के सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर एक अच्छी परफॉर्मेंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छी खबर, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में भी बताया, तो उसको लेके अच्छी खबरें हैं। रिजल्ट्स का इंतजार है, उसके बाद मार्केट दोबारा बूम होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। तो हम चले, आपने जिक्र ही कर दिया ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो उस खबर पर भी आ जाते हैं। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका इफ्तिताह कल किया गया। पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी वाकई खुशखबरी है ये कि यहीं पर मेरे ख्याल से असेंबल होगी और गाड़ी 1 जनवरी से दस्तियाब होगी। 1800 सीसी हाइब्रिड गाड़ी। वैसे हाइब्रिड गाड़ियाँ जो है ना बड़ी अच्छा अगर आ जाए तो, एक फ्यूल कंजम्पशन का इशू है, फिर हमारे यहाँ जो है जावेद साहब, और ये ऑटो सेक्टर के लिए भी अच्छा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये हाइब्रिड गाड़ी मुझे लगती है कि अगर आपको थोड़ी महंगी पड़ती है तो वहाँ से जो कोई थोड़ा पेट्रोल बच रहा होता है वहाँ कवर हो जाता है, क्योंकि अभी तो जो पेट्रोल की सूरत हाल है ना, बढ़ता जो जाता कम होना शुरू हुआ है, लेकिन आपको पता है वो टेम्पररी मेजर्स होते हैं इलेक्शन से पहले। ऐसा नहीं, जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, जो चीज़ें फंक्शन डाल रहे हैं, तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं वो आपको बहुत ज़्यादा बचत देगी। पता है इस गाड़ी की कीमत? मैंने ये भी देखा कि एसी पिछले दिनों गर्मियों में फ़रोख्त होते हैं तो नए नए नाम से बेचते हैं। छोटी मोटी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लेकिन फला इन्वर्टर तो ये तो वो, क्योंकि आप पुराने नाम से आप बोर हो गए। आप चाहते हैं कोई ये नफ्सियात है हमारी, हम चाहते हैं कोई नया चीज़ उसमें डला हुआ होगा, फिर हम ले रहे होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत इसमें इजाफा करके, मामूली सा करके आपको बेच रहे होते हैं। अच्छा, कितने की है भाई ये गाड़ी? ये गाड़ी की दो कीमतें आई हैं, एक 93 लाख और 94 लाख। आप ये गाड़ी ले सकती हैं, बड़ी खुशी की खबर है। मैं ये पूछता हूँ, 94 लाख की गाड़ी है आपने बड़ी खुशी की खबर बताई है। मैं आवाम से ये पूछता हूँ कि ये आप ले रही है, मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपको बहुत पसंद आई, आप बड़ी खुशी इस गाड़ी के बारे में। क्रॉस के नाम से ये गाड़ी इन्होंने निकाली है और इनका दावा है सीईओ क्रॉस, टोयोटा क्रॉस के नाम से ये गाड़ी आई है और 1.8 हाइब्रिड गाड़ी है। 1.8 का मतलब है कि 1800 सीसी। 1800 सीसी का 1% आपने इसके रजिस्ट्रेशन पे देना है, तो तकरीबन बन गया कितना, 1,80,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के पैसे, बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन के पैसे। अच्छा, उसके ऊपर एक ट्रांसफर फीस का टैक्स है जो 3% है, वो जो हर बारी आप बेचेंगी हर बारी आपको भरना पड़ेगा। ये तो हो गए इसके जो टैक्सेस हैं। गाड़ी की कीमत है 94 के साथ आप और मिला लीजिए तो कहाँ चली गई ये गाड़ी। आप और मैं, आप शायद ले सकती हैं, मैं तो नहीं ले सकता। मैं भी नहीं। मैं अगर बैंक से भी लेने जाऊँ तो शरह सूद इस वक्त 22% पे, और वो पड़ेगी मेरे को 25 या 26% के ऊपर। और फिर वो उसकी डाउन पेमेंट जो है वो कम से कम मुझे 40% जमा करानी, तो बैंक उसको फाइनेंस करेगा। ये सिर्फ कॉर्पोरेट और उन लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए गाड़ी निकाली गई है, और वो लोग जो अभी एसओवीज जो एंजॉय कर रहे हैं उनके घर में एक नई गाड़ी ऐड हो जाएगी। हम वही छोटी गाड़ी वाले लोग हैं, वो ये जो हम लोग के लिए जापानीज वालों ने सहूलत की है ना, वो भी नहीं हो सकती कि डॉलर की कीमतें कहाँ थी। इंपोर्ट का चक्कर मसला, उसमें ज़्यादा गाड़ियां महंगी हुई हैं, उसमें गाड़ी महंगी, वो भी आपकी पहुंच में नहीं रही। 10 तरह से बाहर जो 660 सीसी जो पाकिस्तानी सुजुकी गाड़ी है, उसकी कीमत क्या है आज आपको पता है? बहुत महंगी हो गई है वो। 35 से 34 लाख रुपए की वो गाड़ी, वो मैं ले सकता हूँ, वो भी ले सकता हूँ। जापानी मैं ऑल्टो की बात कर रहा हूँ। ऑल्टो मेरा तो बंदी हो गई, मैं डिस्कनेक्ट कर दी है सुजुकी ने। सबसे छोटी गाड़ी जो है वो अब उनके पास ऑल्टो है। मीरा तो जापानीज हो गई। मीरा तो यहाँ की नहीं, वो जापानीज कार है। और मजे की बात ये कि उन्होंने ये दावा किया है, जो ये 94 लाख की गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, उन्होंने असेंबल नहीं बोला है। उनके सीईओ का कल मैं वो सुन रहा था, उन्होंने बोला मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके हमने मोल्ड्स भी यहीं बनाए, चीज़ें भी यहीं बनाए। लेकिन इनसे ये पूछना है ना कि टेक्नोलॉजी पे 3 साल से काम हो रहा था, तो आपने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी बना दी। अच्छा, वो 1 करोड़ की गाड़ी किस आदमी के लिए बनाई? इसका मतलब बायर है तभी तो उन्होंने प्लांट लगा लिया, कर लिया, उनको स्कोप नजर आ रहा है। मेरे बारे में थोड़ी सोचते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को टारगेट करते हैं, वो 2% उस आवाम को करते हैं जो उसको करते हैं। क्या फायदा है? क्या फायदा बन भी रही 1 करोड़ रुपए की पड़ेगी, मईशत को क्या फायदा है इस गाड़ी का? आम आदमी की पहुंच बहुत दूर, अगर 60, 70, 50 की पड़ रही हो तो चलें, बात समझ में आ रही है। 50 लाख की गाड़ी भी आप समझते हैं कि अफोर्डेबल है नहीं है, लेकिन कुछ तो लेकिन ये है कि मिनिमम वेट 20,000 रुपए, लेकिन 600-800 सीसी में कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो आम लोग ले सकें। मुझे ये बताएं ना, आपकी मिनिमम वेज क्या आपकी हुकूमत ने तय की है? 30,000 रुपए, 32,000 रुपए, और एवरेज सैलरी अभी भी इस मुल्क में 32,000 रुपए वफाक में। देखिए कौन देता है इस वक्त? आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं या किसी उसमें चले जाएं, कौन दे रहा है आपको 30-30? मैं तो हमेशा इस बात पे एतराज उठाती हूँ कि आप अगर ये तय कर दिया तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि
हुकूमती इदारों में भी इस चीज़ को पाबंद करें और प्राइवेट सेक्टर में भी पाबंद करें। प्राइवेट सेक्टर में आपके बुरा हाल है, 18,000, 15,000, 20-22,000 पे लोग काम कर रहे हैं और राशन ही आप खरीदने चले जाएं तो इससे महंगा तो राशन आता है। तो बात सारी यही है ना कि इदारे बैठे हुए क्या कर रहे हैं। हाँ, कोई वो ही नहीं है रेगुलेटरी इस मुल्क अथॉरिटी। में आप छोड़ दें मिनिमम सैलरी जो गवर्नमेंट ने फिक्स की 32.5, लेकिन एवरेज सैलरी भी कोई ज़्यादा नहीं है, $200 नहीं है एवरेज सैलरी, 60,000 रुपये नहीं है इस मुल्क में। हर आम आदमी की एवरेज अगर देखें तो 60,000 रुपये नहीं है, लेकिन महंगाई कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल हर ऐसे ही। चीज़ पहुँच से इसलिए दूर है, आपकी क़ुव्वत ख़रीद से, आपकी हासिल करने भाई से। तो तभी तो हमारे हुक्मरान कह रहे होते हैं ना कि 2 चपाती खाते हो 1 खाना शुरू कर दो, देखें सीधे 2 चाय का कप पी तो 1 पी लो। ये हमारे तो सजेशन हमारे तो ये नजर आते हैं भाई। इस वक्त महंगाई की शरह क्या है आपकी? 31 से 32% ऑफिशियल है, लेकिन मार्केट में जाएं तो आपको 38 से 40% महंगाई है, ये मानते हैं आप? आपका बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? ठीक है, 22%। आपने लाख रुपए जमा कराए, एक में फिक्स सूद की बात साइड में कर दें, शरई बात साइड में कर दें, आपने बैंक में लाख रुपए जमा कराए, बैंक आपको 22,000 रुपये दे रहा है महीने के। आपकी शरह क्या है? सूद आपकी महंगाई की शरह क्या है? 31%। 11% तो आप अपनी जेब से ही खर्च कर रहे हैं ना। जब आपकी हुकूमत ही आपको 22% पैसे दे रही है और महंगाई की शरह 31% है, तो वो 11,000 रुपये जो आपके एक्स्ट्रा जेब से जा रहे हैं, जो हुकूमत खुद कह रही है कि 31% की इस वक्त वो है महंगाई, तो महंगाई की शरह को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? हुकूमत खुद पैसे कम दे रही है, बैंक आपका खुद पैसे कम दे रहा है और महंगाई की बस शरह अब बात ये है कि नई हुकूमत आए तो जना, हाँ ये नंबर तो गेम्स तो है, लेकिन बड़ा इजी सी बात है। आप मुझे खुद बताएं ना, आप अपनी जेब से 11,000 रुपये महीने के अपनी जो आपने जमा किए हैं वो आप खर्च कर रहे हैं, जो लाख रुपए में से आपने 90,000 रुपये तो पहले एक ही महीने में कर दी। बस अल्लाह ताला, मैं तो ये दुआ कर रही हूँ कि जब इलेक्शंस हों तो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और एक जो महंगाई की सूरत हाल है इसमें किसी तरह से कमी आए, क्योंकि ये हो जाए तो आवाम को वाकई हकीकी मायनों में इलेक्शन का या जो लोग हैं जो मुंतखब नुमाइंदों को लेकर आते हैं उसका कोई फ़ायदा हो, वरना तो ये सारे फिर ऐसा लगता है कि बस एक प्रैक्टिस है, हो गई और ख़त्म, आवाम के लिए कुछ नहीं बदलता। बहरहाल कागजात नामजदगी के जमा कराने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदा अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अक्सर अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? अब तक कितने कागजात जमा करवाए गए हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? की तरह जो है वो यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। अब तक जो है वो 2 घंटे यहाँ पर गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उम्मीदवार फॉर्म जमा करवाने या शुल्क करने नहीं आया है। सर ना मौसम का हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे शहरी जो है वो रातों को देर तक जो है वो सोते हैं। मौसम का असर जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अब तक सुबह से यहाँ पर एक भी उम्मीदवार एनए या पीएस का नहीं आया जो कागजात की वसूली करे या फिर यहाँ पर जो है वो फॉर्म को रिसीव करे। आज क्योंकि दूसरा रोज है तो ये मुतवक्का जो है वो ज़्यादा है कि यहाँ पर जो है वो बड़ी सियासी जमातें आ सकती हैं। जो फॉर्म कल जो है वो जारी किए गए थे उसकी जो है आज वसूली की जा सकेगी। और मजीद आज हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ आर जो यहाँ पर मौजूद हैं आज वो देखते उनका ये कहना है कि यहाँ पर आज चहल अभी असल में बात ये कि सुबह सुबह का आगाज़ होता है ना, तो अभी तक टाइम तो 5 बजे तक है, हो तो उम्मीद यही की जा रही है, जैसे अक्सर भी कह रही हैं कि आ सकते हैं और कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है वो आज सारा दिन जारी रहेगा। बहरहाल हम अपनी अगली खबर की तरफ भी बढ़ते हैं। इलेक्शंस के हवाले से तो गाहे बगाहे और कई शोज़ में बात होती रहेगी। इस्तेमाल शुदा जो गर्म मसनूआत है उसकी कीमतों में भी बहुत इजाफा हो गया जावेद साहब, और अगर लंडा बाजार जाएं आप भी का भी जाना इत्तेफाक होता होगा, रिपोर्ट कर हंस क्यों रहे पूरी बात तो सुन ले, पहली टी शुरू कर दी ना आपने। हो जाते हैं लंडा बाजार। हाँ, रिपोर्ट्स करते हैं तो कितना आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? मैंने कहा कि जो आपने कोट पहना है वहाँ से पहले नहीं, ये मैंने खुद ही सिलवाया था मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त मिल जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। आपको अब बार्गेनिंग ये वक्त है कि ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ। क्योंकि अब जो पठान बेचते हैं ज़्यादातर वो लोग बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। नहीं, अब तो वो बाजारों में तो पठान कह देते हैं लेना है लो वरना जाओ। पहले तो जी अगर 100 रुपये वाली चीज़ें तो 30 में भी दे के भेज देते थे, नहीं इतना डिफरेंस था। लोगों को पता लग गया वहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह से भी लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए, तो वो इसलिए वहाँ की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो भी अपनी डिमांड पूरी कर रहे होते हैं कि भाई जो डिमांड की है उसको ज़्यादा नीचे। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है कि जो संडे बाजार डिफेंस में लगता था तो उसके बाद भी लोगों के ना प्राइसेस में काफ़ी इजाफा हुआ। वहाँ पर लोग ब्रांडेड चीज़ें, जूते वूते ढूंढते थे, बैग ढूंढते थे ना, तो उसके बाद वो ज़्यादा पैसों में ले जाते थे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट में शायद इजाफा हो गया। नहीं, इसकी संडे बाजार जो है डिफेंस नहीं लगना चाहिए, वहाँ उसकी वैल्यू फिर बहुत बढ़ जाती है ना। वो डिफेंस बेचारे डिफेंस वालों को महरूम कर रहे हैं आप। नहीं, वहाँ पुल के उस पार वाले नाराज हो गए तो पुल के उस पार क्या मसला है, वहाँ महंगाई क्या होती है। हाँ,
वहाँ उनको वो क्या ले रहे हैं मसला ना, वो महंगा? गाड़ी ऑटो सेक्टर वालों से जो गाड़ी निकाली। हज़ार किसके घरों में रहते हैं उनको क्या मसला पता, 120 के मसाइल क्या पता उनको। लेकिन इसका टेक्निकल जो अपनी बात जो है अलग जो है इसके अंदर ऑफिशियली कि एलसीज खुलने का एक बहुत बड़ा मसला है इसके अंदर, क्योंकि बैंक्स मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं जिस ताजर या जिस रिपोर्टर से बात करता हूँ इस वक्त वो माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं बैंक्स। उनका कहना ये है कि आपकी जो एलसी है जितने की आपने अपना कंटेनर बुक किया है उतनी ही अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा कराएं और मज़ीद 1 साल तक वो आप पैसे छेड़ेंगे नहीं, उसकी गारंटी लेते हैं तो वो उनका कंटेनर बाहर आता है। एक सबसे बड़ा इशू ये है फिर कीमत जो नहीं तो एसओपी यही है हमेशा से क्या? नहीं, इस वक्त स्टेट बैंक तो अपना एक बयान दे देता है कि जी इन बैंक्स जो हैं जल्द से जल्द एलसीज खोलने का मामला कल भी ताजिर बरादरी ने बड़ा जो है ना वो एलसीज खोलने का मुतालबा किया है स्टेट तो बैंक इस से। वक्त फिर क्या होता है उसके बाद इनके कंटेनर्स पोर्ट पे आ जाते हैं, बैंक्स इनको एलसीज क्लियर नहीं करते, वो एक ही बहाना लगाते हैं कि हमारे पास डॉलर की अभी फराहमी जो है नहीं है, डॉलर की कीमत वो उस वक्त। अच्छा, एक इशू ये भी आता है कि जिस वक्त वो देखते हैं बैंक के इंटर बैंक में डॉलर जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता कहते हैं आज अपनी एलसी आप है ना वो क्लियर करा लें, तो वो कहते हैं भाई 2 दिन पहले जब कम था तो वो कर देते। अब वो उसके अंदर इनके पास सिर्फ 7 दिन होते हैं कि 7 दिन के अंदर जब पोर्ट पे कंटेनर आ गया उसके अंदर उनको छुड़वाना होता है, वो नहीं छुड़ता तो फिर पोर्ट वाले उनके ऊपर डैमेजेस डॉलर में भी मार रहे होते हैं पर डे के उनको तो और ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए ये एक टेक्निकल वजह है कि ये भी है कि जो इंपोर्ट बाहर से यूज्ड कपड़ा आ रहा है उसके ऊपर ड्यूटी भी है। अगर ये ड्यूटी फ्री इसको कर दें तो शायद आपको और मुझको शायद यूज़ कपड़े जो मिल जाएँ, या जो आवाम है जो पहनती है जिसकी ये ज़रूरत है उनको थोड़ा सस्ता मिल जाए। इसके ऊपर सूरत हाल देखते हुए लोग कितना बड़ा तबका है जो मोजे खरीद लेते हैं, लोग स्वेटर्स ले लेते हैं, सफेद पोश लोग बहुत हैं, मजाक अपनी जगह जो भरम रह जाता है वो बाइकर्स को मैंने देखा है कि वो अच्छे पैराशूट वाले जो अपर्स वगैरह आ रहे होते हैं वो बाहर के अच्छे मिल जाते हैं तो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी जरूरत आप भी है। यकीन करें कराची चैम्बर के पीछे गली में सिर्फ 2 दुकानें होती थी जहाँ पे मोहम्मदी हाउस के पास, जहाँ पे सिर्फ 2 दुकानों के ऊपर फुटपाथ पे शर्ट्स वाइट बिकती थी जो, और वहाँ पे अब 8 से 10 15 20 लोग आ चुके हैं और हर के पास शर्ट्स मौजूद है और सबके पास रश है। और हाँ, वो तो लोग वो वाइट पोस्ट कॉलर जिसको है, आप बोलते हैं वो अपने लिए शर्ट्स ऑफिस शर्ट्स जो है यूज वाली लेके जाते हैं वहाँ से। बस अल्लाह ताला रहम करे, हालात बेहतर हो जाएं, ये चीज़ें बेहतर हो जाएं तो आम आदमी के लिए मैं तो कहती हूँ कि बस उसके लिए आसानी थोड़ी सी हो जाए। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। खबर ये भी है कि अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है उसमें खुर्रम शहजाद साहब जो हैं वो उनको इंजरी हो गई। क्या हो गया उनकी इंजरी में? उनकी दर्द में शिकायत की थी उन्होंने तो MRI वगैरह हुई है, अब रिपोर्ट तफसीली आएगी तो फिर वैसे सीरीज से बाहर हो चुके हैं लेकिन उनको मजीद किस तरह से आगे रिहेबिलिटेशन उनका प्रोग्राम बनेगा, प्लान क्या होगा वो PCB अपने मेडिकल पैनल से और जो इस एक्सपर्ट हैं उनसे मशवरे के बाद। अब इनका सब्स्टिट्यूट कौन होगा? वहाँ तो 18 खिलाड़ी हैं तो मसला नहीं, पाकिस्तान के पास आपके मिल जाएंगे। 26 से दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। पहला मैच पाकिस्तान हार गया था बहुत बुरी तरीके से, 360 रन से हारा है। तो कल भी बातचीत की है सऊद शकील, उनका कहना कि जो गलतियाँ की हैं कोशिश करेंगे ना दोहराएंगे, जो कहा जाता है कि रस्मी बयान जो होते हैं। तो आगे अब देखते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान टीम में जानी है T20 के लिए, उसके भी टीम अनाउंस हो गई है। नए लड़कों को मौका दिया गया जो T20 में डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा खेले थे उनको मौका दिया गया। आज़म खान मोइन खान के बेटे हैं उनको भी शामिल किया गया। उसके बाद साहबजादा फरहान है उनको लिया गया है। और पहली बार 3 विकेट कीपर शामिल किए गए हैं किसी भी स्क्वाड में। अभी 3 विकेट, हालांकि खेलेगा तो एक आख ही या मुश्किल से 2 खिलाएंगे क्योंकि शायद कि आज़म खान को मौका देंगे क्योंकि ये सारी जो एक वो हो रही है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप जो होना है अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में अगले साल जून में, तो उसके लिए एक बेहतर टीम बन जाए, कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए। तो T20 मैचेस भी उससे पहले पाकिस्तान की काफ़ी हैं। एक तो ये हो जाएगा 5 मैच न्यूजीलैंड में मिल जाएंगे, उसके बाद फिर आपको इंग्लैंड में खेलने 4 T20, फिर हॉलैंड में मैच है पाकिस्तान के, आयरलैंड में मैच है और PSL भी यहाँ पे होना है। तो काफ़ी सारी एक्सरसाइज है तो शायद ये कुछ क्लिक कर जाएँ, कुछ अच्छी टीम बन जाए। लेकिन सारी चीज़ तैयारी तो होती है लेकिन जहाँ असल इम्तिहान होता है वहाँ मुश्किल से क्लिक कर पाते हैं। सरफराज मेरे ख्याल से इस दफ़ा ड्रॉप हो रहा है। सरफराज तो का चांस है क्योंकि मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था सरफराज तवक्का से पूरा नहीं उतरे तो रिजवान को मुझे लगता है मौका मिलेगा। अच्छा भाई बात ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड होता हुआ नजर आए ना तो ठीक है,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं पीसी में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से जो है ना वो बैलेंस नज़र नहीं आता। मनपसंद लोग आ भी जाते हैं, रहते भी हैं टीम में, परफॉर्मेंस देखिए खराब जो होने के भी बावजूद। चेयरमैन होता है या किसी भी इदारे का सरबराह होता है, जब वो आता है तो वो अपनी टीम लाता है, मुख्तलिफ पौधों पे अपने अपने लड़के, अपने अफराद जो हैं मन पसंदा उनको मौका देता है। और यही हर बंदा करता आ रहा। पाकिस्तान को मेरिट वेरिट का तो इतना कि सिस्टम चल रहा होता, तो इस मैं नहीं सबसे कहता हूँ कि टीम ख़राब खेली में कि और कौन सा शोबा जो ठीक जा रहा है, तो क्यों आपको सिर्फ शिकायत क्रिकेट से? पाकिस्तान में कौन सा शोबा जो ऊपर जा रहा है? सारे शोबे जवाल का शिकार हैं सही एक एक करके। तो क्रिकेट पे भी उसका असर पड़ता है और वहाँ उसकी झलक नज़र आती है क्रिकेट पे भी, स्पोर्ट्स पे। सही। थैंक यू सो मच जावेद साहब फॉर कमिंग इन द शो एंड अयाज टाइम। हम यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, अपने अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और हमारे साथ हम शो में दिखाते हैं आपको, मेरे साथ बड़े अच्छी सी ट्रॉफीज नज़र आ रही है। मुझे मिली है अच्छा शो करने पे, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है लोग मुझे देते। तो यहाँ पर जो हमारे साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं वो अपने जो ट्रॉफीज़ हैं, जो अपने तमगे हैं वो लेकर आए हैं आज। और ये फ़ख्रे पाकिस्तान है, ये एक ऐसा टैलेंट है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अपने शो के थ्रू कि जो बच्चे किसी भी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो या जो है वो चेस प्लेयर्स हों, या हमने भी देखा कि बैडमिंटन प्लेयर आए, टेनिस प्लेयर आए, तो साथ साथ लोग आ रहे होते हैं और अपना जो भी चैम्पियनशिप्स में जो भी उनका कारनामा हो रहा होता है वो आके प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ और ऐसे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। और वो बच्चे तीनों यहाँ पर भाई मौजूद हैं मेरे साथ। ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा कि तीनों ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लड़के बच्चे, ये स्क्रैबल चैम्पियंस हैं और ये टॉप 10 में इन्होंने जो है वो फिनिश किया है। थाईलैंड में चैम्पियनशिप हुई, स्क्रैबल चैम्पियनशिप 2023, उसमें ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर विनर्स रहे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या जो है ना वो कौन कौन से कैटेगरी में प्ले करते हैं, किस तरह से करते हैं। तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ अली सलमान मौजूद हैं, साथ साथ जो है वो अहमद सलमान हैं और अफान सलमान मौजूद हैं। तीनों के नाम भी जो है ना वो ए से शुरू हो रहे हैं है ना। तो ये डेलिब्रेटरी रखा है बाबा ने कि ये इत्तेफाक हो गया है? ये मेरे ख्याल से तो डेलिब्रेटली रखा है। बाबा को बुलाना पड़ेगा ना पूछने के लिए। कभी आपने पूछा नहीं ये सवाल? नहीं, इतना हमें वो नहीं हुआ। अब आज जाके पूछना, ठीक है? बिल्कुल। फिर अगली दफ़ा जब बिल्कुल टॉप करके आओगे तो फिर मैं जवाब बोलूँगी इंशाल्लाह ताला। तो वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप के बारे में ज़रा कुछ बताइए, और कब से आप लोग इसका हिस्सा हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं और कौन सी पोजीशंस आप लोगों ने ली? हमने स्क्रैबल बेसिकली खेलना शुरू किया था 2019 से। हमारा स्क्रैबल से तारुफ बेसिकली पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के थ्रू हुआ था। वहाँ पे इंटर स्कूल स्क्रैबल चैम्पियनशिप्स करवाते हैं, हर साल होती हैं, इस साल भी होगी, जिसमें नए टैलेंट्स सामने आते हैं। 2019 में हमने अपना पहला इंटर स्कूल स्क्रैबल चैम्पियनशिप खेली थी, जिसमें काफ़ी अच्छा रहा था। बगैर प्रैक्टिस के पहली दफ़ा हम लोग गए थे, बिल्कुल नए नए, सो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उसमें। तो फिर हम लोगों ने पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन को कांटेक्ट किया और फिर हमने एक कोच से बात की जिन्होंने हमें हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग की। हमने 2019 में ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी अपनी स्क्रैबल की। उन्होंने हमें सारे स्क्रैबल के बेसिक्स सिखाए, सारी स्ट्रैटेजीज़, वर्ड स्टडी टेक्निक्स और सारी चीज़ें बताई। और फिर हम लोगों ने, लॉकडाउन लग गया था जैसे सबको पता है, उस लॉकडाउन का हमने सही तरीके से फ़ायदा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमने बहुत मेहनत की और फिर अच्छा, लॉकडाउन का वाकई जिन लोगों ने जो है ना उसको सही तरीके से यूटिलाइज हुआ, वो बन गए कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, तो आप लोगों ने उसको वेस्ट नहीं किया। अच्छा, पहले तो मैं चाहूँगी कि मज़ीद भी इस पर बात होगी, लेकिन आप लोग अपने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स में हो, क्या पढ़ रहे हो, ज़रा वो भी बताएं। स्कूल के बारे में बताएं, कौन सी क्लासेस में? आप कौन सी क्लास में वाली? जी, हम लोग तीनों जाफर पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आप कौन सी क्लास? मैं ग्रेड 11 में हूँ। ठीक है। अच्छा, और आप जो है अहमद नाम है ना आपका? अहमद, आप कौन सी क्लास में बेटा? मैं ग्रेड 6 में हूँ। ग्रेड 6 में हैं आप। और आप? जी, मैं ग्रेड 9 में। ग्रेड 9 में। तो तीनों एक ही स्कूल में। अच्छा, तो हम जैसे बात करें कि कोविड में हमने देखा कि बहुत कुछ हमने सीखा, और जिन्होंने सीखना चाहा बहुत सारे लोगों ने इस टाइम को वेस्ट भी किया। कितना हेल्पफुल रहा, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई, स्कूल बंद हो गया, तो लोगों को मौका मिला कि आप अच्छे तरीके से उसको कैटर कर सकते हो। तो आपने कैसे तैयारी की इसकी? हमने जैसे बताया कि कोच आ गए थे, तो उन्होंने हमें सिखाया सब, जैसे वर्ड स्टडी की हमने, और ज़्यादा टाइम स्क्रैबल को दे सके बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और स्टडीज़ का कोई हमारे ऊपर प्रेशर था नहीं, तो हम आराम से स्क्रैबल को टाइम देते थे। दिन में 2-3 घंटे हमने दिए, हमने प्रैक्टिस की,
आपस में हम गेम्स खेलते थे, ऑनलाइन टूर्नामेंट्स भी होते थे कोविड की वजह से, तो हम वो भी खेलते थे। ऐसी हमारी प्रैक्टिस हुई और हम बस आगे निकल गए। ज़बरदस्त। ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन गेम्स की अगर बात आप करते हो तो वो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, वो भी ठीक है जो अपनी अपनी जो है ना उसमें जिनकी पसंद है वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल सा गेम है और आपको बड़ा सपोर्ट करता है, तो बहुत कम लोग इस तरफ जाते हैं। तो ये इंतखाब कैसे हुआ इस पर भी बात करेंगे कि वाई स्क्रैबल कैसे इन बच्चों ने चूज़ किया और अब आगे क्या प्लान्स हैं, चैम्पियनशिप में कैसे। सिटी एट 10 में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो हमारे पास जो यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप के पार्टिसिपेंट्स हैं और टॉप 10 विनर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अहमद, अब आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप कहाँ कहाँ अभी तक स्क्रैबल प्ले कर चुके हैं और कौन सी कैटेगरी में आपने ये जो चैम्पियनशिप हुई 2023 में उसमें पार्ट लिया? मैं अभी रिसेंटली इंडिया गया था और इंडिया में वहाँ पे मैं अंडर 12 कैटेगरी जीता था। ज़बरदस्त। और इस दफ़ा थाईलैंड में मैं 8th आया और अंडर 12 कैटेगरी में रनर अप रहा। वेरी नाइस। तो कैसा प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? डर लगता है क्योंकि आप यू आर टू यंग? डर तो लगता है, बस खेल लेते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के बारे में बताएं, क्योंकि अब स्टडीज़ भी जैसे भाई ने कहा कि कोविड में तो बड़ा टाइम था तो हमने उसमें ऑनलाइन भी खेला और उसके अलावा प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन ज़ाहिर है स्क्रैबल एक ऐसा गेम है कि उसमें आपको प्रॉपर वोकेबलरी चाहिए, वर्ड्स का एक कलेक्शन चाहिए। तो दिन में स्क्रैबल को कितना टाइम देते हो आप और ये जो अपनी वोकेबलरी है उसको कैसे इन्हेंस करते हो? क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके लिए आपके पास? दिन में तकरीबन 2 आवर्स दे देते हैं स्क्रैबल के लिए और इसके अंदर बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी होती हैं। अच्छा, एक दिन में कितने, कोई टेक्निक क्या है, कितने वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, कैसे जो है ना वो आप लोग प्रैक्टिस करते हो? अली, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोगों के कंप्यूटर पे डाउनलोडेड है, उससे हम लोग वर्ड्स अपने डेटाबेस में ऐड करते हैं और फिर हम उससे अपनी वर्ड स्टडी आगे बढ़ाते हैं। नए नए वर्ड्स ऐड करते रहते हैं डिफरेंट लेंथ्स के, जैसे 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर, 4 लेटर, 7 लेटर, 8 लेटर वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स फिर हम याद करते हैं और फिर गेम के दौरान फिर अपनी वोकेबलरी यूज़ करके फिर वो गेम खेलते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। जैसे मैंने बताया, कोच हमें मिले थे, सो उन्होंने हमें हर चीज़ सिखाई है, वर्ड स्टडी करने का तरीका बताया और फिर उन टिप्स एंड ट्रिक्स को कैसे प्ले करना है। अच्छा, तो अफान बेटा ये शौक था या ये क्योंकि अली मेरे ख्याल से सबसे बड़े हैं ना, तो अली को देख के हुआ या पर्सनल इंटरेस्ट था, कैसे आप लोग आए? छोटे से भी मैं ये सवाल करूँगी। ये शुरू में तो मुझे स्क्रैबल में ऐसा एज सच कोई इंटरेस्ट था नहीं कि मैं खेलूँगा या आगे बढ़ूँगा इस गेम में, तो मैंने इन दोनों को देखा कि ये दोनों खेल रहे हैं और ये दोनों जीत रहे हैं। अच्छा, पहले ये दोनों खेलते थे, आप नहीं थे? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बिल्कुल आउट था स्क्रैबल से, लेकिन फिर मैंने इनको देखा कि ट्रॉफीज़ ला रहे हैं, इनको रिकग्निशन मिल रही है, तो फिर मैंने बोला मैं भी शुरू करता हूँ, क्या पता मैं भी आगे निकल जाऊँ। तो ज़बरदस्त। तो आपने कौन कौन सी चैंपियनशिप्स में पार्ट लिया और आपकी क्या पोजीशंस रही है बेटा? मैं 2022 में वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप जो ऑनलाइन हुई थी उसमें मैं 7th आया था और फिर इंडिया में मैं 3rd आया था। और फिर अभी थाईलैंड में मैं 7th आया और अंडर 16 कैटेगरी में रनर अप रहा। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो अब अच्छा लग रहा है कि भाई मैं पीछे नहीं हूँ, मुझे भी जो है ना रिकग्निशन मिल रही है और आज तीनों भाई यहाँ पर साथ हैं। फन जी, अच्छा लग रहा है, इसलिए स्टार्ट किया था कि साथ ही आ जाए ना। नहीं, अच्छा, ये जो है ना पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन है। हम देख रहे होते हैं ना कि बहन भाइयों में हर तरह का कंपटीशन हो रहा होता है कि उसके पास वो शर्ट है या उसने अगर जो है वो एक ने स्पाइडरमैन ख़रीद लिया है तो अब तीनों को स्पाइडरमैन चाहिए। तो ये वाले कॉम्पिटिशन्स तो चलते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन है जो मुझे यहाँ पर सलमान ब्रदर्स में नज़र आ रहा है। तो अहमद, ये बताओ कि जो मैं बात कर रही थी कि आप भी भाई से इंस्पायर हुए थे या क्या, कैसे शौक पैदा हुआ स्क्रैबल का? मेरे भाई से इंस्पायर हुआ था। तो पहले खेलने लगे, पहले वो फर्स्ट आए थे, फिर मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली थी। वो एक रैंकिंग टूर्नामेंट में फर्स्ट आए थे, फिर मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली थी और फिर मैं खेलने लग गया। सही, तो हेल्प आउट करते हैं। घर में खेलते हो तो तीनों मिलके स्क्रैबल? हमें असल में इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि हम तीनों भाई आपस में खेल के अपना गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस जैसे पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन है, वो बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स एवरी मंथ एक ना एक टूर्नामेंट होता है, प्लस एवरी फ्राइडे गेम्स होते हैं वहाँ बीच लग्जरी होटल में। सो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला था। हमने बेसिकली शुरू वहीं से ही किया था, फ्राइडे गेम्स में पार्टिसिपेशन की, प्लस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था मुझे, जिससे बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिली थी हम सबको। सो पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करती है हम सबको इतना आगे ले जाने में।
अच्छा वाकई देखें, अब आप लोग आते हो ना तो नज़र आता है कि हाँ यार छोटे छोटे जो गेम्स हैं, चैम्पियनशिप्स हैं, उसमें लोग अभी अपना पार्ट ले रहे होते हैं और लोग यहाँ से देख के वो मोटिवेशन लेते हैं, जैसे आपके भाइयों ने ली, दूसरे लोगों ने ली, तो आप लोग यकीनन बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो यूथ के लिए, नए आने वाले लोगों के लिए। तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होती है अहमद? नहीं, पढ़ाई सही जा रही है अभी, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। पढ़ने में दिल लगता है? पढ़ने में लगता है। हाँ, पढ़ने में पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को साथ साथ लेकर अच्छा, चलें। कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे आसान लगता है? सबसे मुश्किल मुझे साइंस लगता है और सबसे आसान मैथ्स लगता है। मैथ्स लगता है। और आपके सब्जेक्ट फेवरेट कौन से हैं? अफान तो मुझे लग रहा है स्टडी में कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं, मैं तो कहती हूँ कोई बात नहीं, नहीं तो आप पढ़े, नॉर्मल सा पढ़ लें। हाँ, हर सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ मैं। बस पढ़ लेते हो तो फिर ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है पढ़ने के लिए, है ना? जी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कोई है कि वो भी नहीं है? अंग्रेजी कह दे भाई। कम से कम उर्दू। वाह, ज़बरदस्त। वरना बच्चों को आजकल उर्दू बहुत मुश्किल है। मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो उर्दू है। उर्दू आसान लगती है मुझे, उर्दू पढ़ लेता हूँ मैं। उर्दू अच्छी है, यस। और अफान, मुझे अली पढ़ा लिखा बच्चा लग रहा है। जी, मेरा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके। अब तो अब 9th स्टैंडर्ड में हो ना? 11th में हो, सही। तो बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी और फिर ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलना है। अच्छा, स्क्रैबल के अलावा भी कोई स्पोर्ट्स में और हिस्सा लेते हैं आप लोग, या जो है अभी बस यही कर रहे हैं? मैं काफ़ी लेता हूँ, मैं हर स्पोर्ट्स ही खेलता हूँ। तो क्रिकेट में भी खेल रहा होता हूँ, फुटबॉल भी खेल रहा होता हूँ, टेबल टेनिस भी खेलता हूँ। सो वेरी नाइस। मेरा थोड़ा को करिकुलर ज़्यादा है, पढ़ाई के साथ हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो कैसे करते हो भाई सारा टाइम मैनेज? हो जाता है, लाइक एक रूटीन बन चुकी है कि अच्छा इतना टाइम पढ़ाई को देना है, इतना टाइम स्क्रैबल को देना, और फिर जो टाइम बच जाए वो बाकी स्पोर्ट्स में हम थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं। सही। अच्छा, इस उम्र के बच्चे आप लोग जो हो, चलो यहाँ तक तो फिर भी खैर, अभी तो हम हर एज में ही देख रहे होते हैं कि वीडियो गेम्स का बड़ा रुझान है, और ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं वो डिफरेंट तरह के गेम्स खेल रहे होते हैं। जैसे पबजी आ गया, फ्री फायर है, नीड फॉर स्पीड है, काफ़ी सारे गेम्स हैं। वो आप लोग खेलते हैं? नहीं, मैं खेलता हूँ। खेलते हो? कैसे उसमें परफॉर्मेंस है? तुम आगे निकल रहे हो बहुत। है छोटे, तो कैसी परफॉर्मेंस है उसमें? अच्छा खेलते हैं, बस ऐसे ही खेल रहे हैं, अभी टाइम पास हो जाता है? लेकिन ये जो खेल रहे हैं ना, वो थोड़ी एक डिस्ट्रैक्शन इनके स्क्रैबल की तरफ आ जाती है। हाँ, यही मैं पूछ रही हूँ। इनकी स्क्रैबल, अब पढ़ाई भी करनी है, स्क्रैबल को भी लेके चलना है, और फिर बीच में अगर ये फ्री फायर, उसमें तो घंटा 1.5 घंटा तो लोग बैठे रहते हैं ना मोबाइल या कंप्यूटर थोड़ी पे, इनकी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, जिस पे हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाएगी, अभी छोटे हैं थोड़े तो। लेकिन ठीक है भाई, आप भी तो क्रिकेट और टेबल टेनिस और दूसरे गेम्स खेल रहे हो, तो अगर वो भी खेल लेगा तो मैं आपके साथ हूँ। फिक्र नहीं करना, अगर तंग करे तो फ़ोन करना। नहीं, ठीक है। और आपके क्या मजीद रुझान है, हॉबीज है, क्या करते हो? और मैं भी टेबल टेनिस और बैडमिंटन वगैरह खेलता हूँ, स्कूल में ही खेलता हूँ ज़्यादातर। और बाकी वीडियो गेम्स का एज सच मुझे शौक़ नहीं है। और अगर कंसोल गेम्स हों जैसे फीफा हो गया, ये सब मैं खेल लेता हूँ कभी कभी टाइम पास करने के लिए, वरना एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे गेम्स में। सही, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आगे क्या है? इसको बस यहीं तक कंटिन्यू करना है, या सोचा है कि और खेलेंगे, मज़ीद चैम्पियनशिप्स में जाएंगे? और कौन सी चैम्पियनशिप्स होती हैं? नेक्स्ट ईयर भी है? नेक्स्ट ईयर, अभी कमिंग ईयर में हमारी 2 चैम्पियनशिप्स है। एक एशियन यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप है जो प्रॉबेबली इंडिया में होने वाली है जून में, और एक फिर जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हर साल होती है, वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप, वो वही एंड ऑफ द ईयर होगी, ऐसी नवंबर दिसंबर में, वो भी कहीं होगी। सो अब हर साल शुरू से ही मेहनत करनी पड़ती है और आखिर तक लेके जाना पड़ता है, ताकि फिर अच्छी प्रिपरेशन से जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। और आपका है मूड जाने का? तैयारी कर रहे हो? डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होगे? नहीं, बस कर रहे हैं। अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनकर आओगे फिर यहाँ पे मेडल पहन के? इंशाल्लाह ताला। और आपका क्या इरादा है? कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू करना है। अभी 2 साल मेरे पास हैं यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप के, तो वो मैं खेलूंगा 2 साल इंशाल्लाह। दोनों साल जीतने का टारगेट है मेरा। वालिदैन की सपोर्ट के बगैर ना ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। सबसे ज़्यादा घर में सपोर्टिव कौन है? स्क्रैबल को लेके फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने ही बेसिकली हमें शुरू करवाया था, उन्होंने ही सब कुछ किया, अभी तक करते आ रहे हैं। सो अभी हम निकल रहे हैं इससे ही आगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मम्मा जो है वो किस चीज़ पे ज़्यादा सख्ती करती हैं? पढ़ाई। बस तो बैलेंस हो गया ना। बैलेंस हो गया। अगर एक बंदा खेल में ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो वैसे तो ये स्क्रैबल भी गेम ऐसा है कि एकेडमिक्स में आप लोगों को बहुत हेल्प करता है। आप लोगों की अंग्रेज़ी काफ़ी, और जो है ना वो जब आप लोग बैठोगे क्रिएटिव राइटिंग वगैरह करने आगे की जब स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो कौन ज़्यादा पसंद है घर में? छोटे अम्मी के बाबा? क्योंकि बाबा तो खेल में सपोर्ट कर रहे हैं।
दोनों पसंद है मुझे। ये तो सवाल बहुत वो हो गया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है तुमने। सैटरडे कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, क्या अब्बा पसंद है ज़्यादा। हाँ, खेलने के लिए ज़्यादा सपोर्टिव है। अच्छा, वाले साहब साथ जाते हैं आप लोगों के कि आप तीनों अभी का कॉम्बिनेशन इज इनफ? जो हम लोग लास्ट ईयर गए थे वो हम पूरी फैमिली गए थे। असल में जो हमने शुरू किया वो इसीलिए थोड़ा एक अट्रैक्शन ये थी कि दुनिया घूमने को मिलेगी, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मगर थोड़ा कोविड की वजह से हम लोग रह गए। अब लेकिन अब इंशाल्लाह फिर वापस। हाँ, लोगों के लिए ये प्रोजेक्शन भी जाना ज़रूरी है कि आप देखें, आप एक स्पोर्ट भी कर रहे हैं, आपके लिए वो एकेडमिक्स में भी सपोर्ट कर रहा है आपको, आपकी फैमिली के साथ भी, और आप दुनिया भी घूम सकते हैं। तो मज़ा आता है जब डिफरेंट। इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अहमद? इंडिया में बहुत मज़ा आया और हमने बहुत सी नई चीज़ें भी खाई। और क्या क्या ट्राई किया वहाँ पे? डिफरेंट फूड्स होते हैं ना, डोसा वगैरह कुछ ट्राई किया आपने? मोमोज खाने गए थे तो इंडिया बेसिकली। अच्छे लगते हैं आपको? इनको चखने थे, बस एक वो था ना कि सोशल मीडिया पे देखा है मोमोज और बहुत ज़्यादा हाइप थे, तो इन्होंने बोला कि कौन सा फूड वहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद आया? और थाईलैंड भी गए हो ना आप? जी जी, अभी थाईलैंड। अच्छा, तो दोनों कंट्रीज में कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? थाईलैंड में तो वही प्रॉन्स होते हैं, प्रॉन्स वो अच्छे लगे। और इंडिया में पाव भाजी, पाव भाजी और सब कुछ अच्छा लगा है। अच्छा, डोसा, हाँ डोसा तो यहाँ पे भी मिलता है, अच्छा होता है। अच्छा, ये बताओ, फूडी कौन है आप सब में? फूडी मैं हूँ। मैं भी, मतलब सब तीनों खाते तो हैं। बाबा का तो सब खूब खाते है ना। अच्छा, घर का फूड के सब बच्चे तो खैर फास्ट फूड लवर होते हैं। घर का खाना, घर का मतलब सही है, घर का मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच दोनों चलते हैं। तीनों में यहाँ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही है, जो इतने शरीफ बच्चे बन के बैठे हुए हैं तीनों। सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? और जो है वो छोटा है ना, उसको तो बनता ही है वो तो। बस वही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नॉटी चाइल्ड है, वो कोने वाला है। कौन तंग करता है ज़्यादा? यही सबको तंग करता है, पेरेंट्स ही सबके फड्डे होते हैं। चले, अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों का ये बॉन्ड जो है वो हमेशा कायम रखे। आप आगे जाओ, स्क्रैबल में मजीद अपना नाम रोशन करो और बहुत सारी ट्रॉफीज़ लेकर आओ, मेडल्स लेकर आओ, और हम आपको फिर जो है इंशाल्लाह ताला दोबारा बुलाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट चैम्पियनशिप्स एंड योर स्टडीज़ एंड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे यहाँ पे, वक्फा ले लेती हूँ, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब, आज हम बात करेंगे कि हम देखते हैं ना कि इस वक्त मौसम चेंज हुआ है, मौसम की तब्दीली के साथ बहुत सारे लोगों के अंदर भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। और वो ये होता है कि जब मौसम तब्दील होता है तो हम अपना ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे होते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे होते, जिसकी वजह से बीमारियां जन्म ले रही होती हैं और हम जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। तो अब आज हम इस शो में बात करेंगे कि एक तो बीमारियों से बचाव कैसे मुमकिन है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हमारे खानों में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम फिट और हेल्दी रहें और बीमारियों से बचें। और जो सीज़न के चेंज के साथ एक्सेप्टेंस आती है बॉडी के अंदर, उस सीज़न के साथ एडजस्ट होने में जो टाइम लगता है, उन चीज़ों को करवाने में कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं खाने में, ग़िज़ाओं में, या आपकी लाइफस्टाइल में, एक्सरसाइज के थ्रू किस तरह से जो है ना हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। आज हम उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ईसा साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। ईसा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम दोनों ने वजन बढ़ा लिया। नहीं, वजन नहीं बोला करे खाते पीते घराने के लोग हैं। ये है टिप एंड ट्रिक। देख रहे हैं आगाज ही कहाँ से कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो रानी आपा भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का एहसान है, मालिक का शुक्र है। अच्छा ईसा भाई, जो हम बात कर रहे हैं, मौसम चेंज हुआ है और कराची में तो एक तो मसला सारा ये है कि मुझे इस चीज़ से बड़ी ना उलझन होती है। दोपहर में इतनी गर्मी है और शाम में इतनी तेज़ हवा है कि समझ नहीं आ रहा कि गर्मी के मौसम में कि सर्दी के मौसम में। ये जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों को गले डिस्टर्ब करता है, उनमें जो है वो बीमारियां पैदा करता है। ठंडा गर्म लग रहा है, पंखा चला रहे हैं तो बुरा लग रहा है, नहीं चला रहे हैं तो गर्मी लग रही है। ये किस हद तक जिस्म को मुतासर करता है और कैसे हेल्दी रहें? देखिए, सबसे पहले तो तमाम देखने वाले को मेरा सलाम, क्योंकि इस चैनल से मैं शायद पहली दफ़ा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इंसानी जो जिस्म है ना, अंदर या बाहर, ये बाहर होगा तो मौसम का असरात रखता है। आप गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रही हैं और ये जो शाम को मौसम कुछ हो रहा है, सुबह कुछ हो रहा है, क्योंकि
आपको पता है कराची पे बलूचिस्तान के सर्दियों का असर पड़ता है, तो वो एक इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले तो हमारे ब्लड के अंदर पैदाइशी तौर पे हर इंसान के, कोई ज़मीन पर ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर एक बाबा नहीं बैठा हुआ, उस बंदे का नाम एलर्जी है। वो ट्रिगर हो जाता है। जब ट्रिगर हो जाता है तो बहुत सारे लोग छींकें आ रही हैं जी, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह हो रही है, स्किन के मसाइल, एक्जिमा, सोराइसिस, ये बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो अंदर की चेंजिंग हो रही हैं उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि सर्दियों में उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिन चीज़ों के अंदर फाइबर हो और जिन चीज़ों की तासीर थोड़ी सी आम गर्मियों में, जो जैसे बहुत सारी नानियाँ हमारी फ्लैक्स सीड जिसे अलसी के बीज कहते हैं, सर्दियों में लड्डू बना दी थी, अलसी के लड्डू। हाँ, अब हमारी वो नानियाँ चली गई, अब कोई नहीं खा रहा। अब वो फ्लैक्स सीड मार्केट में 10 चीज़ों के लिए बिक रहा होता है, स्किन के लिए बिक रहा है, बालों के लिए बिक रहा है, गोली की शक्ल में मिल रहा है बस। हाँ, इस तरह जो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं ना, आप सिर्फ इतना गौर कर लें, मेरे घर में, आपके घर में हमारे बुजुर्ग जब कोई बीमार होता था ना, पता है क्या बोलते थे? बोलते बेटा एक काम करो, तुम बीमार हो, खाना तो खा नहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए दलिया बना दूं, मैं आपके लिए साबूदाना बना दूं, अच्छा बेटा मैं यखनी बना देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा पेट सही नहीं है तो मैं आपके लिए तूरी और वो कद्दू का सालन बना दूं, चलो बेटा फ्रूट खा लो। आप ये देखो कि उन बुजुर्गों को पता है कि जो मैं इसे खिला रहा हूँ ये बीमार है मगर खड़ा हो जाएगा, जब वो सेहतमंद है खा ही नहीं रहा। तो जब हम अपने लाइफ स्टाइल पे तवज्जो नहीं देंगे तो ये छोटा मोटा मौसम भी बदल कर हमें मार देगा। बिल्कुल ऐसा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है ना। आप जब अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो कोई बीमारी भी आपसे लड़ सकती है। नहीं तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऑटो निज़ाम रखा हुआ है जो खुद लड़ता है। आप ये देखें ना, अब आपसे सबसे ज़्यादा शोज़ मेरे कोविड के दौरान ही रहे सब भाई दूसरे चैनल पर, लेकिन बात ये है कि हमने उस पर भी रानी आपा सबसे ज़्यादा फोकस हमने देखा, और कोविड में भी वो लोग ज़्यादा महफूज है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी। और तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना, इम्यूनिटी अच्छी रखना, कुव्वत मुदाफ़ियत की जो हम बात करते हैं, ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन अब शायद हम उस तरह से उसके ऊपर मुझे ग़िज़ाओं वाली बात है, इतना चेंज हो गया है, फास्ट फूड एंड ऑल, हमारा लाइफस्टाइल, वो तुरई, भिंडी और पालक ये सब तो खाना पसंद नहीं करते। कोरोना के अंदर एक चीज़ जो हमने गौर की ना, ऐसे मैं क्योंकि बड़ा इस पर वो करता हूँ कि लोग जितने हमें देख रहे हैं ना, इस बात को गौर कर लें कि कोरोना शहरों में था मगर गांव में नहीं था। क्यों? क्योंकि गरीब पास चप्पलें नहीं है, नंगे पांव घूम रहे हैं। और यही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं सूरह अंबिया की आयत नंबर 15 और 16 में कि तुम क्या समझते हो ये जो ज़मीन है, ये जो आसमान है, क्या मैंने तमाशे के लिए बनाया था? 17 में अल्लाह कह रहा है अगर करना था मुझे तमाशा तो क्या आसमान पे जगह कम थी? वो मुझे बताना चाह रहा है कि भाई ये ज़मीन को मुर्दा क्यों समझता है? तू बीज डालता है वो पेड़ निकाल देती है, तू भी तो मिट्टी से बना हुआ है। तो ये मिट्टी के बने हुए पाँव जब तक मिट्टी को टच नहीं करेंगे, सुबह 6:30 से लेकर 12 के दरमियान आधा घंटा आप धूप में बैठें, आपकी इम्यूनिटी के जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो कोरोना नहीं लड़ पाया उन लोगों से। अब ये भी कहते हैं ना कि आप घास पे नंगे पाँव चले, उसका कितना फ़ायदा और वो आपके बॉडी के लिए कितना अच्छा है। जी रानी आप आपके अकाउंट। जी बिल्कुल, ईसा भाई ने बहुत अच्छी बातें की और हकीकत से करीब होने की बातें हैं। देखिए जब भी अब थोड़ी सी हम बात इस तरह आगाज़ करते हैं, जब भी कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक बहुत मजबूत हम निज़ाम बनाते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही हमारी एक बॉडी है जो कि बहुत मजबूत इंडस्ट्री है। इसको चलाने का जो कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है वो निज़ाम है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत। अच्छा, ये जितनी स्ट्रांग होगी हमारी बॉडी इतनी ही स्ट्रांग होगी। ये बाहरी ऊपरी जो बीमारियां हैं और जो तकलीफ़ें हैं वो उसी वक्त वजूद में आई हैं और आना शुरू हुई हैं। आप देखें नई नई बीमारियां, नई नई बीमारियों के नाम जो ना कभी किताबों में हैं, ना कभी हमने किसी अपने असलाफ से सुने। ये आज की जो मेडिकल साइंस है उसमें नई नई बीमारियां वो क्यों आरिज़ वजूद में आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि हमारा सिस्टम कमज़ोर हो गया है। और कमज़ोर सिस्टम इसलिए हुआ कि हमने कुदरत से जंग करना शुरू कर दी। जो अल्लाह ताला ने कानून बनाए हैं, कोई ना कोई हमारे कादिर मुतलक ने कुछ सोच के कानून बनाया है ना कि रात को हमें आराम करना है, दिन को हमें काम करना है। कुदरत ने जो चीज़ें हमें दी हैं, हमारे जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं वो हमारे सिस्टम को मजबूत करती हैं। कुदरत ने ये 4 मौसम रखे, सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार, और जो कादिर मुतलक है उसने इसी मिट्टी से हमें पैदा किया,
इसी मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ों में हमारी बका रखी, हमने वो तमाम चीज़ें छोड़ दी। हम एक डॉक्टर की गोली पर इक्तफा करते हैं, हम एक दूसरे की बताई हुई चीज़ों को अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद समझते हैं। हमने जो असल फूड है उनको छोड़ना, हालांकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं फ्रेश, उनमें अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हर चीज़ की शिफा उसमें मिल जाती है। कॉलर भी उसको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा कैसी हैं आप? ठीक है आया, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम हो, खुसूसी तौर पे हमारे ईसा भाई से बहुत शुरू से मैं बात करता था टीवी पे, लेकिन मैं बड़े दिन से ईसा भाई आपको नजर नहीं आ रहे टीवी पे, अब कहाँ गए? मैं जी मैं आजकल जरा थोड़ा कम जाता हूँ, सच्ची बात ये है। और रानी अब आपको नजर आएंगे ईसा भाई। इलाज तो बताती हैं और मोहब्बतें बांटती हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनकी बात सुन के हमें। तो ईसा भाई से मेरे सवाल ये, दोनों से बल्कि कह लें कि ईसा भाई से खैर मेरी मुलाकात एकदम हुई है इनके क्लिनिक पे ही, लेकिन ईसा भाई मुझे ये पूछना है कि मुझे नया ब्लड प्रेशर का मरीज बनाऊंगा, तो मुझे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं टैबलेट यूज कर रहा हूँ, डेली यूज कर रहा हूँ, अभी तो मुझे चंद दिन वही यूज करे हुए, लेकिन आपके पास कैसा ट्रीटमेंट है कि मैं गोली से बच जाऊँ? और ये किस चीज की टैबलेट यूज कर रहे हैं? कि अगर ब्लड प्रेशर किसी को, हेलो जी बोलिए। जी मैं समझ गया, आप बीपी की गोली छोड़ना चाहते हैं। करें अपनी बात मुकम्मल करें। याया आप बोले, आप क्या कह रहे थे? अच्छा मैं ये कह रहा था, एक तो आपका ऑडियो सही नहीं आता ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को सडनली ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आपके पास क्या है कि अगर किसी को जैसे गोलियां होती है, आपके पास क्या फौरी देसी इलाज है जिसके अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हम उसको दे के उसको रिलीफ दे सकें? सही। याया का बेसिकली सवाल है कि अभी उन्हें नया बीपी का इशू हुआ है, गोलियां तो वो ले रहे हैं लेकिन छोड़ना चाहते हैं, तो कौन सा मुतबादिल चीजें साथ में हर्बल साइड से भी यूज कर सकते हैं? मुतबादिल नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप गोली से ही जान छूट जाएगी। अल्टरनेटिव मेडिसिन का मकसद ही यही है, कुदरत की चीज़ों से बनने वाली तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं हिकमत में या आयुर्वेदिक में या अल्टरनेटिव मेडिसिन, दुनिया ने मुख्तलिफ इसको नाम दिए हुए हैं। आप जो भी गोली खा रहे हैं उसकी जगह पर एक गोली घर में बना लें, छोटी इलायची ले लें, और ये जो फ्रेश जो आपको पत्ते मिलेंगे इसके पुदीने के, उसको सुखाने या सूखे हुए मिल जाते हैं। इन दो चीज़ों को याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम होनी चाहिए, और फिर आप इसमें डालेंगे 10 ग्राम इसरोल। इसरोल तीनों चीज़ें मिलाकर आपकी ऐसी मेडिसिन बन गई है कि आधी चमची आप सुबह शाम लें। आप 5 दिन मुसलसल अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, जब आपका नॉर्मल रेंज में हो तो आपकी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इमरजेंसी के तौर पे पूछा है कि भाई हॉस्पिटल में जाते हैं, ब्लड प्रेशर 180 पे चला गया है, ज़ुबान के नीचे गोली रखी है, वो फ़ौरन लाता है, तो हिकमत में ऐसा क्या होगा, ऐसा इसरोल होगा, आधी चमची लेंगे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। सही। अच्छा मेडिसिन छोड़ दें ये जब इस्तेमाल कर रहे हैं? नॉर्मल हो जाए तो लोग हज़ारों पेशेंट छोड़ देते हैं। जब तक ये कर रहे हैं उस वक्त तक गोली खाते रहें। जब आपका जो ब्लड प्रेशर है डाउन होना शुरू हो तब गोली छोड़िए, क्योंकि जब बॉडी गोली की आदी हो जाती है तो उससे मुश्किल होता है थोड़ा जान छोड़ना। लेकिन अभी उन्हें नया हुआ है तो मेरे ख्याल से शायद ये जो लिमिट है, हम तो खैर उनकी बात करें जो 5 साल से खा रहे हैं, ये तो 5-6 दिन भी नहीं लगेंगे इसको। मैंने इसलिए कहा 5-6 दिन मॉनिटर करें, जब 120-130 की रेंज में चल रहा है बस ज़रूरत नहीं है। और लौकी का पानी पिए, लौकी कच्ची लौकी जो है उसका जूस निकाल कर आधा कप, वो कितनी लौकी का निकलेगा क्योंकि आजकल आपको पता है किस तरह हर से निकालें आप? वो जैसे जूसर मशीन में हम निकालते हैं वैसे तो लौकी बॉईल करके पानी पी सकते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है। क्या ज़रूरत, आप फ्रेश लौकी लें, तकरीबन 4 से 5 इंच का टुकड़ा, उसको छील कर उसको जूसर मशीन के अंदर जूस निकालें, वो पी लें, अल्लाह के फजल से बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो ईसा भाई ने बताई वो तो आपको एक बहुत मुस्तनद मेडिसिन है, ज़रूर। दूसरा पता है क्या है, लोग मेडिसिन मतलब भाई सारी जिंदगी तुम लोग डॉक्टरों को पैसे देते रहोगे, कुछ अल्लाह की तरफ नजर मारें, अपनी बनावट पे जाएं। 3 चीजें हैं जो आप बनाए गए हैं, याद रखिएगा, मिट्टी और पानी। तो अल्लाह ताला सूरह अंबिया की 30 नंबर आयत में कहते हैं कि तुम्हें नहीं, पूरी कायनात में जितनी चीजें हमने उनको जिंदगी दी है मगर पानी से। एक तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, तो मिट्टी पानी है ना, तो जमीन पर उगाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिट्टी और पानी, मगर आपको बीज भी चाहिए। तो आप लेमन का बीज डालकर आप एप्पल नहीं उगा सकते, तो भाई इस मिट्टी पानी में जो जाएगा वो उगेगा जरूर। सही। हम नाम देते हैं डॉक्टर्स, अरे आपको तो बीपी उग गया, आपको तो शुगर उग गया, आपको तो थायराइड उग गया, आपके तो हार्मोन अनबैलेंस हो गए। तो पहले तो खाने पीने पे नजर रखें। अब ये बीपी के पेशेंट हो या हार्ट के पेशेंट हो,
ये लेटेस्ट रिसर्च में बता रहा हूँ कि इस वक्त चुकंदर बताएं हमारे घर में सबसे सस्ती सब्जी है। ABC जूस तो दुनिया में मशहूर है, A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट, सभी पीते हैं। डेंगी में और उसमें बुलाते हैं अकेला ना सिर्फ अकेला चुकंदर आप वैसे ही कच्चा खा जाएं या वैसे ही आप उसको हल्का सा बॉयल करके आप खा लें जैसे आपको पसंद है। सैलेड डेली में डाल खाएं, के खा लें, 30 डेज खाएं, आपका BP ऐसा नॉर्मल, और उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, वो बॉडी के ऑक्सीजन को ऐसा बना देता है, आपके खून की थिकनेस को कम कर देता है। हार्ट के पेशेंट की तो दवाई है किस्म की। आप ये देखना आयरन का कितना रिच सोर्स है। फिर हमारे यहाँ लड़कियों का बड़ा मसला ये है कि खूबसूरत होना है जी, वो पिंक कलर के टेंट खरीद के यहाँ तो लगा लेंगे, लेकिन चुकंदर खाएंगे नहीं, चुकंदर को लगाएंगे नहीं। कितना अच्छा वो नेचुरल टेंट है, पालक है, कसरत के साथ पालक खाएं। आयरन कुदरत ने आपको फ्री दे दिया, आप जितना पालक खाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये, पालक ना सिर्फ ये कि आयरन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, बल्कि उसमें बेहतरीन फाइबर है। वो लोग जिनको पेट की वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, उनको बहुत ज़्यादा उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। सही। एक और कॉलर भी है, उनको भी शामिल कर लेती हूँ। आप फिर आप बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी इमरान साहब फरमाइए। मुझे ये पूछना था आयशा साहब से कि वो दोनों साइमन से के वो एलर्जी का पूछ रहा था। पहले मुझे एलर्जी हो गई थी, स्किन की एलर्जी ना। सही। तो मुझे हुई, फिर मेरे घर वालों को हो गई। वो जान नहीं छोड़ रही है मेरी। एलर्जी स्किन की है? स्किन की एलर्जी। किस तरह की एलर्जी है वो बताएं। आपने जब किसी डॉक्टर को दिखाया, किसी ने आपको सोरायसिस या एक्जिमा तो नहीं बोला? हाँ, एक्जिमा का बोला था उन्होंने। एक्जिमा हो गया तो ठीक हो, बता दें उसको थोड़ा। ठीक है। क्या है ये एक्जिमा और किस तरह से ये बेसिकली क्या है? एक्जिमा, सोरायसिस, फंगस, दमा सुना होगा आपने, ये सब बीमारियां एलर्जी की, ये बाकी मेडिसिन से नहीं जाएंगी। आप दवाइयाँ खरीद के देख लें दुनिया की। मैं न्यूयॉर्क में क्लिनिक करता हूँ, वहाँ पे भी ये नहीं है, क्योर नहीं है कुदरत के अलावा। देखिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अगर आप पढ़िए सही बुखारी की जिल्द नंबर 6 किताबुल मर्ज हदीस नंबर 5669, अल्लाह कह रहे हैं मैं नहीं उतारता ज़मीन पर उस बीमारी को जिसका इलाज मैं पहले ना उतारूं। तो जो उतारेगा भाई वो किसी गोली में थोड़ी होगा यार, किसी सब्जी को तो ढूंढ लो, किसी जड़ी बूटी को तो ढूंढ लो। तो आप क्या करें भाई, गुले बनफशा, गुले गाओ ज़बा, ये दो चीज़ें याद रखें, गुले बनफशा, गुले गाओ ज़बा। अब आ जाएं उनाब, सौंफ और गुलमंडी और मुलेठी, ये 6 चीज़ें। ये 6 चीज़ें हम वज़न ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, इसको पाउडर करें। पाउडर करने के बाद आधी चमची सुबह शाम खाएं, ये ब्लड को प्योरीफाई करेगा। जब तक आपके ब्लड से एलर्जी डिटॉक्स नहीं होगी, बाहर से नहीं जाएगा। अच्छा, बाहर से अब इसको आराम देने के लिए बेबी वैजलिन उठा लें। हम तो दवाइयाँ बनाते हैं तो घर से भी जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बेबी वैजलिन उठाइए और बेबी वैजलिन में डालिए आप, सपोज कर एक छोटी सी डब्बी है तो उसमें 2 टेबल स्पून जो है आप डालिए उसमें जोजोबा ऑयल। जी, जोजोबा ऑयल मिक्स करके आप बाहर से अप्लाई ये करें और खाने वाली दवाई मैंने बता दी। एक्जिमा ट्रीटमेंट घर बैठे करें। एक और कॉलर ले लेती हूँ, शामिल कर लेती हूँ और फिर आप अभी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, कॉल ड्रॉप हो गई? नहीं आयशा को हम सुन पा रहे हैं। जी जी कहिए आयशा। जी, मेरा ये सवाल है कि मेरी एज है 30 ईयर्स है और मेरे जो ना पेट फूल रहा है। मैंने 2-3 दफा अल्ट्रासाउंड करवाया है तो उन्होंने बोला है अंदर इन्फेक्शन है, जिस वजह से ये सूजन है। तो मैं कोई डॉक्टरी दवाई टैबलेट लेती हूँ तो मेरी कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से मैंने बंद कर दी है टैबलेट लेना। मतलब मुझे मतली होना शुरू हो जाती है और भूख नहीं लगती है। ऐसे लगता है कि मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं भूख बिल्कुल नहीं लगती, अजीब सी कंडीशन हो जाती है। तो मैंने अपनी सारी दवाइयाँ टैबलेट छोड़ दी है। तो पेट में मेरे जो कोई बीमारी है ना, मतलब मसाने के करीब दर्द भी रहता है। मतलब कोई बीमारी वगैरह आपको डायग्नोस की है कि डॉक्टर ने? जी, बीमारी वगैरह तो नहीं बताई कोई आपको? कोई टेस्ट वगैरह लिखे हो? टेस्ट मैंने करवाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया था, मैंने करवाया। उन्होंने बोला कि आपके पेट के अंदर निचले हिस्से में इन्फेक्शन है। बस उन्होंने बताया निचले हिस्से में इन्फेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ मैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आयशा के सवाल का जवाब लेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। सवाल आया था आयशा की तरफ से कि उनके पेट में दर्द है, सूजन है, वरम है, उनको इन्फेक्शन है, मसाने के करीब उनको तकलीफ होती है और डॉक्टर्स को भी दिखाए लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली मुझे लगता ये है कि इनको यूरिनल इन्फेक्शन है जो ये हमें बता नहीं पाई हैं और इसीलिए इनके जो लोअर एब्डोमेन है इसमें पानी भर रहा है, इनको तकलीफ़ है। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए मैं एक सब्ज़ी का बता रही हूँ कि आप अर्क़े मकोह खाइए भी, अर्क़े मकोह को आप पीजिए और मकोह का साग पकाकर खाइए। आजकल के मौसम में बेहद कसरत के साथ मार्केट में मौजूद है और इससे आपको बेहद फ़ायदा पहुँचेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे 90% इससे कंट्रोल हो जाएंगी और बाकी सब भाई आपको बताएंगे कि क्या करना है। उस बच्ची ने जिस तरफ इशारा किया है उसमें यूटीआई के ऊपर तो आपा सही कह रही हैं, ये भी है, लेकिन साथ में उसने बोला मेरा पेट फूल जाता है, तो पॉसिबल है कि इनको अल्ट्रासाउंड की जगह कराना चाहिए, फैटी लिवर का टेस्ट करवाना चाहिए और अगर हो सके तो LFT करा लें। सही। और नहीं तो फिर आप ये करें कि छोटी इलायची, सौंफ, जीरा और पुदीना, छोटी इलायची, सौंफ, जीरा और पुदीना हेल्प करेंगे उनको। हाँ, ये तो एसिडिटी, गैसेस, समझ ले मैदे की, जो गरीब पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपए की रात को गोलियां खाते हैं ना लोग मैदे हजम करने के लिए, उसकी दवाई बता रहा हूँ। छोटी इलायची, सौंफ, जीरा, पुदीना, चारों को मिलाकर आधी चमची सुबह शाम खाने से पहले खा लें। लेकिन दवाइयाँ सिर्फ सही नहीं करेंगी, याद रखिएगा। हम दवाइयाँ बेचते रहेंगे, तुम लोग खरीदते रहोगे, जब तक लाइफ स्टाइल पे नहीं जाओगे। 4 चीज़ों से बचो। एक तो सफ़ेद आटा जिसे मैदा कहते हैं, मैदे से बनने वाली डबल रोटी, पापे, बिस्किट, बेकरी, तंदूर का नान। अरे घर की रोटी खाओ, आप घर की रोटी रखें और तंदूर का नान रखें, 4 घंटे के बाद तंदूर का नान तोड़ के दूसरी बात है घर की रोटी में भी आप जो लाल आटा है वो इस्तेमाल करें, फुल ऑफ फाइबर है। एक कॉलर ले लूं जरा फिर ऐड करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब है और क्या सवाल है आपका? मैं मोहम्मद खालिद बोल रहा हूँ गुलिस्तान जोर से। जी खालिद साहब फरमाइए। ये मुझे शुगर है डॉक्टर साहब, ये पूछना है सेटामेट 2 टेबलेट खाता हूँ सुबह शाम, एक नियारमू खाता हूँ, जायरिल 4 MG की जो है नियारमू और सेटामेट 5500 एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात खाने के बाद, तो उससे कभी कभार कम नहीं होती है। शुगर की टैबलेट लेते हैं लेकिन शुगर कम नहीं होती। ओके, सबसे पहले मैं उन बहन को जो पहले कॉल आई थी, तो ये 4 चीज़ें मिलाकर आधी चमची सुबह शाम खाएं। अवॉइड करें सफ़ेद मैदे को आप, और पानी का इंटेक ज़्यादा करें। यूटीआई के लिए कबाब चीनी एक छोटा सा दाना होता है, वो मिल जाएगा 100-200 रुपये का, उसका पाउडर करके, ये यूटीआई इन्फेक्शन के लिए अच्छा है। यूरिन की पूरी सफाई कर देता है उस एरियाज़ को जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होगा, तो उसका इस्तेमाल करें 1 चमची सुबह में या रात में 1 दफ़ा। तो ये उनका मसला हो गया। अब आगे शुगर वाले के लिए सही। देखें, अगर कोई ये चाहता है, मैं ये नेशनल चैनल पे बैठकर बता रहा हूँ, शुगर ख़त्म होने की बीमारी है हमेशा के लिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, नेशनल चैनल पे बैठकर। बिल्कुल। किसी की 2 साल में ख़त्म हो सकती है, किसी की 3 साल में, लेकिन हमारी दवाइयों से नहीं हो सकती। चाहे मैं जड़ी बूटी से दवाई बनाऊं फिर भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीजें जो नहीं खानी है वो आप लोग खा रहे हैं। जैसे कि 4 सफेद चीजें शुगर वाला भूल जाए, सफेद चीनी या उससे बनी हुई काली ड्रिंक्स क्यों ना हो, मिठाइयाँ वगैरह भूल जाएं, चीनी से बनी हुई तमाम प्रोडक्ट भूल जाएं, उसकी जगह पे आप पुराना गुड़ ले लें, कभी कभी इस्तेमाल करें। ब्राउन शुगर भी नहीं, ब्राउन शुगर भी तो वही है, कोटेड है, वाइट की जगह कोटेड है, आप उसकी जगह गुड़ का शक्कर ले लें। गुड़ का शक्कर, शुगर इज अ डिफरेंट थिंग। दूसरे नंबर पे सफेद मैदा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं है, रबड़ पूरा खा रहे हैं आप। आपको अच्छी जगह की ब्राउन ब्रेड मिल जाए तो मिल जाए, पाकिस्तान में वल्लाह आलम बाकी कलर्स होते हैं। तीसरे नंबर पे सफेद चावल, 100 ग्राम उठाएं, जाकर आप रिसर्च कर लें, 100 ग्राम राइस के अंदर 0.4 फाइबर है। उसके बाद ये पॉलिश वालिश करके सारे विटामिन बी की फैमिलियां खत्म, हम बिरयानी मसाला खा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। तो भाई ब्राउन चावल ले लें, हर चीज़ का अल्टरनेटिव अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। ब्राउन चावल हो गए, गंदम की रोटी हो गई, खा लीजिएगा आप, नमक बदलें, सफ़ेद की जगह पिंक पे आ जाएं। ये 4 चीज़ें तो पहले छोड़ लें। दूसरा, फ्रूट शुगर वाले को खाने का तरीका बता देता हूँ। कभी भी आप अकेला केला नहीं खा सकते, अकेला एप्पल नहीं खा सकते हैं। आप फ्रूट जब भी खाएं, मौसम का 2 फल उठाएं, खट्टे 2 उठाएं, मीठे, ये चारों को मिक्स करके
आपको लंच नहीं करना, अगर लंच में खाना है तो आधा किलो फल खा लें अपने वजन के हिसाब से। अगर आपका वजन 70 ग्राम है तो 700 ग्राम आपका वजन वो फ्रूट बनता है। मगर कभी भी अकेला नहीं, 2 मीठे मौसम के 2 खट्टे फल मिक्स करें और जूस नहीं पी सकते। आप फल खाइए, मगर फल खाने के बाद फिर रोटी खाएंगे, शुगर बढ़ जाएगा। बैलेंस रखना है ना हमने, वही तो बता रहे हैं। कॉलर को भी शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज डाउन करें और सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं मनाल बात कर रही हूँ कराची से। मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना था कि उनको शुगर है और शुगर की वजह से उनके जो दांत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और पानी भी पीती है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होती है उनको। अच्छा जी रानी आपा। जी सबसे अभी मैं इनके दांतों का भी जवाब देती हूँ, इनकी अम्मी का। और सबसे पहले 2-3 बातें रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि मगरिब के बाद रात के खाने का अपना मामूल बना लीजिए और वॉक को अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन समझ लीजिए कि वॉक ज़िंदगी है। सुबह की वॉक आपके लिए उसमें भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल शुगर की बहुत ज़्यादा आप खुद ब खुद आप लोग महसूस करेंगे। हमने चलना फिरना बिल्कुल छोड़ दिया और सुबह की वॉक आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि कुदरत की तरफ से उस वक्त का सूरज आपको विटामिन डी फराहम कर रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप कुदरत के इस ख़जाने से महरूम हो रहे हैं अगर आप सुबह देर तक उठते हैं। रात को जल्दी सोने की आदत डालिए, सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाइए, क्योंकि ये हमारे मालिक ने हमारे लिए कानून कुछ सोच समझ के रखा और कादर मुतलक हमारे लिए हमेशा बेहतरीन सोच ही रखते हैं। अब रहा इनकी अम्मी की दांतों का सवाल, ये इनकी माँ को है पायरिया का प्रॉब्लम और इसका भी जो बेस है वो इनका मैदा है। इनका मैदा ख़राब है। सबसे पहले अपनी वालदा के आप निज़ाम हज़म का जायज़ा लें कि उनका निज़ाम हज़म कैसा है। जी और सारा मैदे से ताल्लुक़ होता है। ये हमारा जो सिस्टम है, शुगर की बीमारी है, लीवर की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये सारा जो हमारा पेट है यही 99 बीमारियों की अमाजगाह है। ये जो सिस्टम है, आपकी वालदा को जो पायरिया हुआ है और इसकी एक वजह मैदे का सिस्टम है, दूसरे उनकी वजह ये जो शुगर है इसकी वजह से उनका ये पूरा हिस्सा कमज़ोर हो गया है। इसके लिए जो उनके दांत हिल रहे हैं, सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप उनके लिए फिटकरी, काफूर और नमक, इसमें तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर पीस कर पाउडर बना लीजिए और अपनी अम्मी को एक बार सुबह एक बार रात को सोते वक्त अच्छी तरह उंगली से अपनी अम्मी के उनसे कहें कि दांतों को और मसूड़ों को पकड़कर अच्छी तरीके से इस पाउडर को मलें अपने दांतों पर और मसूड़ों पर और अपना मुंह बिल्कुल नीचे रखें ताकि उनकी रतूबत नीचे बहती रहे। और उसके बाद वो कुल्ली ना करें बल्कि सरसों का तेल अगर उनके पास है तो तमाम चीज़ जब रतूबत पूरी बह जाए तो सरसों के तेल से पूरे अपने मसूड़ों के ऊपर अच्छे तरीके से मलें और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उनकी रतूबत बहना रुक जाए तो वो छोड़ दें। लेकिन 1 घंटे तक ना खाना खाएं ना पानी पिएं। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह उनके इस प्रॉब्लम में बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खालिद बात कर रही हूँ जी। और मुझे ना सवाल दोनों से ही है कि मुझे 6-7 साल हो गए प्रैक्टिस में मैं बहुत परेशान हूँ। किस चीज़ की वजह से परेशान है? डॉक्टर कहता है कि वाकई नी रिप्लेसमेंट कराओ, लेकिन मैं नी रिप्लेसमेंट नहीं करा सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे इसके लिए बताइए कि मैं कौन सी दवा खाऊँ जिससे मेरे घुटनों में दर्द कम हो। ठीक है, घुटनों के दर्द का मसला तो बहुत कॉमन है। मिसेस खालिद के सवाल का जवाब आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जाने से पहले मिसेस खालिद का सवाल और ढेरों ख़वातीन का भी ये मसला है कि घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए क्या टोटका है या क्या जो है वो खा पी सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो वज़न, सबसे पहले तो जिनके घुटनों में या मसाइल में या पीछे L4 L5 के मोरों का मसला होता है, कोशिश करें कि अपने वज़न को कम करें। और वज़न कम करने में भी ये 4 चीज़ें जो मैं शुगर में बता रहा था वो काम करती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको उसमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएं घुटनों की दवाई जो घर में आप आसानी के साथ बना सकते हैं। उसमें क्या करें, आप ले लें 25 ग्राम कस्ते शीरी, 25 ग्राम ले लें सिंघाड़ा, 25 ग्राम ले लें मूसली। तो ये 3 चीज़ें याद रखें। चौथी चीज़ इसमें 10 ग्राम डाल दें सौंठ,
यानी कि ड्राई जिंजर, अदरक का पाउडर भी। इन चारों चीज़ों का पाउडर कर लें। आधी चमची सुबह शाम आप लें पानी के साथ, और ऑयल बनाएं घर में। और ऑयल बनाने के लिए आपके पास जो भी तेल अवेलेबल है, सरसों का है, ऑलिव ऑयल है, जो भी आपके घर में है, आप वो उठाएं। 100 अगर ml है, 100 ml समझ लें, एक बोतल होगी इतनी सी, उसको फ्राई पैन में डाल के अदरक का बनाएं पेस्ट बना के 1-2 चमचे उसमें डालें, हल्की आंच पे पकने दें कि अदरक उस तेल में पूरा जल जाए। उसके बाद छान कर और आप वो तेल रखें और घुटनों पे लगाएं, मगर इस तरह हल्का हल्का, दबाएं नहीं, ये दबाएं नहीं। घर में आती है ना, बहुत सारी मैडमें कहती हैं, मासी आती है दबाती है तो कहती है मुझे गुठलियाँ बन रही हैं, अंदर गुठलियाँ हैं, वो नसों के गुच्छे दबा रही है आपके, और गुठलियों के भी। तो हल्का हल्का मसाज करें, ऊपर नीचे पीछे, 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, फिर कवर कर लीजिए। अल्लाह ताला के हुक्म से इससे आपको आराम आएगा। लेकिन कोशिश करें किसी बहन का, किसी भाई का, अगर वो घुटनों में मुब्तला है, क्योंकि कॉटलेज की कमी है, तो आपको पेन किलर उसके बाद मैदे की दवाई खानी पड़ेगी। तो यूँ आपके घर में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खुल जाएगा। कोशिश करें ये भी करें और साथ में वज़न भी कम करें। अच्छा, घुटनों के दर्द का मसला जो है ना, वो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा ने तो कि बताया आपके पास क्या जी हाल जी है। बिल्कुल, इसके लिए ईसा भाई ने बिल्कुल सही बताया। मैं आपको ये कहूँगी कि मौसम के लिहाज से वो तमाम ख़वातीन जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो एलोवेरा का बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा, क्योंकि एक गूदा है जो कम हो रहा है, कुदरती गूदा उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा अलसी के आप बीज यानी अलसी के दाने भी आप खा सकते हैं, कि इसको पीस कर पाउडर बना कर रख लें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच सादे पानी के साथ अगर आप खाएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दर्द के लिए सब भाई ने जो बताया बहुत शानदार है, और इसको आप करें। और साथ साथ दूध दही का इस्तेमाल भी करें ना, वो भी हम लोग नहीं कर रहे होते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी का इस्तेमाल लाजमी करार दे दें, खानों में भी, और दूध गर्म दूध में मिला कर। खाने में तो है हमारे यहाँ, हर खाने में मतलब हल्दी का इस्तेमाल हम लोग कर ही रहे होते हैं। मज़े की बात बता रहा हूँ, हमने बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी मिथ बना ली है, यानी कि दूध का इस्तेमाल करें, दूध विटामिन डी बनने नहीं देगा, चलें अब क्या करें। मसला ये है कि आप उन ज़माने में बात करें जो 100 साल पहले के लोग थे, भाई आपकी बॉडी पूरी फार्मी है, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। मेरी उम्र के जो लड़के हैं आजकल 25 साल वाले लड़के, माशाल्लाह भाई, जब मैं 20 साल पहले झूठ बोलने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी। आज तो हम 25 के हो गए, मैं 20 साल पहले जब 25 का था, तो भाई अम्मा बोलती थी लस्सी ले आओ, दही ले आओ, तो हम पैदल चले जाते थे। आज के यंग बच्चे जो ना गाड़ी पहले स्टार्ट करते हैं और फिर जिम में जाकर साइकिल चला रहे होते पैसे देके। तो लाइफ स्टाइल तो बदले। अच्छा, खत्म हो गया वक्त मेरे पास। तो झूठ पे जो है ना, ख़वातीन है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, पैरों को मूव करें अपने, और बाहर जाएं, एक्सरसाइज करें। भाई ख़वातीन क्या, मर्द भी करें, जो है फिजिकल एक्टिविटी सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को भी करवाएं, बच्चे जी काउच पे बैठे रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, बच्चों की एक्सरसाइज खत्म हो गई है, बच्चों की खेलकूद खत्म हो गई है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। सीट पर बैठकर ही ऐसे करें तो बहुत मूवमेंट में आपके इजाफा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।